स्टूडेंट्स, आज हम क्वांटम का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को आप पहले भी कई प्रॉब्लम्स पर अप्लाई कर चुके हो। तो आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी कि पार्टिकल इन अ 3 डायमेंशन बॉक्स। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था रिजिड रोटेटर के लिए। तो इन तीनों प्रॉब्लम्स पर हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को अप्लाई कर चुके हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक अब रहेगा हाइड्रोजन एटम पर अप्लाई करना है और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स पर अप्लाई करना है। तो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए व्हाट इज हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। तो ये आपको देखो, हाइड्रोजन एटम का तो सभी को पता होगा कि हाइड्रोजन एटम हम किसको बोलते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर आपका 1 रहता है और आपको वो H से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तो सभी को पता ही है। अब बात आती है कि हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स किसको बोलते हैं। तो हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स आपके कौन से होंगे, जो हाइड्रोजन के जैसे होंगे। हाइड्रोजन के जैसे होंगे, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आपकी हाइड्रोजन जो है वो दो तरह की स्पीसीज, दो तरह की एंटिटीज रखता है। एक तो हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसके पास, एक आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस उसके पास प्रेजेंट होगा। दो तरह की एंटिटीज वो रखेगा। और आपकी बाकी की स्पीसीज जो भी इस तरह की दो एंटिटीज ही रख रही हैं कि एक न्यूक्लियस है उसके पास और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो आपकी हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स में आ जाएंगे। तो उसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपका हीलियम हो सकता है, हीलियम पॉजिटिव। हीलियम पॉजिटिव वैसे तो एटॉमिक नंबर इसका कितना है 2, बट अगर इस पे हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो वो हमारा एक ही इलेक्ट्रॉन को रखेगा। इसी तरह से लिथियम 2 पॉजिटिव की बात अगर हम करें तो वो भी क्या है, आपका एक हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल है। इसके बाद हम बात करें अगर बेरिलियम की 3 पॉजिटिव की फॉर्म में, वो भी हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन रखता है, वो भी हमारा क्या है, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल ही है। बोरोन +4 में और कार्बन +5 में, इनकी सभी की बात करते हो तो ये आपके सभी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं और सभी के पास एक न्यूक्लियस है और 1 इलेक्ट्रॉन इनके पास रह जाएगा। तो ये हमारे सारे के सारे क्या है, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स हैं। तो इनके लिए हमें स्टडी करना है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को, और साथ ही साथ इस हाइड्रोजन के लिए स्टडी करना है। सभी के लिए सेम प्रोसीजर रहेगा, बिल्कुल सेम तरीके से हमें इनको स्टडी करना है। सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए था ये स्टार्ट करने से पहले कि हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स आप बोल किसको रहे हो। तो हम हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स किसको बोल रहे हैं, जिसके पास दो तरह की स्पीसीज है। कौन कौन सी, एक हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन और एक न्यूक्लियस। तो इन सभी के पास आप देखो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स हो गए। अब इसके बाद हमें बात करनी है कि इन इक्वेशंस पर, सॉरी इन पार्टिकल्स पर अगर हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो वो हमें क्या रिजल्ट देगी। देखो वैसे तो बोहर की थ्योरी ने, बोहर थ्योरी जो हमने पढ़ी है उसने भी हाइड्रोजन के लिए ही अपनी स्टडी की थी। वहां पर उसने उसकी एनर्जी के बारे में बात की थी और उसकी पोजीशन के बारे में बात की थी, बट फिर भी हमारी बोहर थ्योरी पूरी एक्सप्लेनेशन हाइड्रोजन एटम के बारे में नहीं दे पाती है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन अप्लाई करके उससे हमें एक रिजल्ट फाइंड आउट करना पड़ रहा है, जो कि हमारा रिजल्ट एक वेव फंक्शन की फॉर्म में आएगा विच इज साई। और वेव फंक्शन ही हमारा डिस्क्राइब करता है सारी प्रॉपर्टीज को, क्योंकि अभी तक जो आप पढ़ते आए हो वेव फंक्शन, जो सॉरी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन जहां पर भी आपने प्रॉब्लम्स पर अप्लाई की है, वहां पर लास्ट में आपने एक वेव फंक्शन कैलकुलेट कर लिया था हर एक प्रॉब्लम के लिए कि हर, जैसे आपने पार्टिकल इन 3 डायमेंशन बॉक्स की बात की थी, फिर उसके बाद आपने लीनियर ऑसिलेटर की जब बात की तो आपको एक लास्ट में वेव फंक्शन मिल जाता है। और वो वेव फंक्शन ही आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखता है कि किसी भी पार्टिकल के बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उस वेव फंक्शन से कलेक्ट कर सकते थे। तो वही सेम चीज अब हमें हाइड्रोजन के लिए भी करनी है, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए भी करनी है। कोई भी अलग स्टडी नहीं करनी हमें हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए, बिल्कुल सिमिलर स्टडी चलेगी। हम एक बेस ही मान के चल रहे हैं कि हमारी ये सेम प्रॉब्लम है, उसके लिए हमें इसको स्टडी करना है। तो बोहर की थ्योरी अगर ये स्टडी नहीं कर पाई, मतलब सारी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे पाई, ये चीज इसकी गलत नहीं है, ये इसने कलेक्ट, मतलब इसने यहाँ से ये चीज स्टडी कर ली थी, बट उसके बाद अब हमें कुछ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं मिला था। वो हमें कहाँ से मिलेगा, स्क्रोडिंजर के कंसेप्ट से हमें मिलेगा। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब हम पहले लिख लेते हैं, अपनी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन लिख लेते हैं, जो कि हमने 3 डायमेंशनल फॉर्म में लिखी थी या 3 कार्टेशियन की फॉर्म में लिखी है। 3D के केस में देखो क्यों बात कर रहे हैं हम, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन एटम है वो एक एटम जो है 3D में
एग्जिस्ट करता है और अगर 3D में एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड है, इसीलिए हम स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन जो लिखेंगे वो हमारी 3 डायमेंशन की फॉर्म में लिखेंगे। और 3 डायमेंशन के फॉर्म में हमारी इक्वेशन क्या थी, कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर ई माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो ये थी हमारी स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशन। यहाँ पर 3 डायमेंशनल के केस में हमारी स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन ये आ गई, बट इसके बाद ये देखिए कि अगर हमारा पार्टिकल जो है वो 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है तो हम उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर वो मूवमेंट कर रहा है, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन की जगह अगर आप बात कर रहे हो, तो वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उस टाइम पे वो एंगुलर मोशन कर रहा है, और एंगुलर मोशन करते हुए हम कोऑर्डिनेट्स की अगर बात कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट्स हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ना होकर वो हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, तो जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और जेड, इनको अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करें तो आप सभी को पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अगर पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट होते हैं तो उनकी वैल्यूज क्या होगी, x इज इक्वल टू एक्स मेरा चेंज हो जाएगा, y की वैल्यू भी आएगी पर्टिकुलर, z की वैल्यू भी आएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी r साइन थीटा कोस फाई, y की वैल्यू क्या आ जाएगी r साइन थीटा साइन फाई, और z की वैल्यू आ जाती है आपकी r कोस थीटा। क्या किया हमने सबसे पहले कहा कि भाई हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स पर अगर हम स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो वो हमें 3 डायमेंशन में अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन एटम है वो 3D में एग्जिस्ट करता है। मतलब कोई भी एटम अगर बात कर रहे हो, जैसे आपने कहा था ना पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स की, जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि एक्चुअल में हमारा पार्टिकल जो है वो 3D में ही एग्जिस्ट करता है, तो हमारा मेन सोल्यूशन जो है वो हमारा 3D से ही मिल रहा था। तो यहाँ पर भी अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हो तो आपका 3D में एग्जिस्ट करता है, और अगर 3D में एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए हमने स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन लिख ली 3 डायमेंशन के केस में। बट अब जब हमने देखा कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर रहे हैं कि न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉन की अगर मैं स्टडी कर रही हूँ तो न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, और अगर वो रिवॉल्व कर रहा है दैट मीन्स वो एंगुलर पार्ट मतलब एंगुलर कोऑर्डिनेट्स में भी मूव कर रहा है, तो हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में हम अपनी इक्वेशन को नहीं ले सकते, हमें किस में लेनी पड़ेगी पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। और अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करो, पोलर कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे एक्स वाई और जेड जो भी कोऑर्डिनेट्स थे, जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थे, वो कन्वर्ट हो जाते हैं। वो क्या बन जाएंगे, एक्स मेरा इक्वल होता है उस टाइम पे आर साइन थीटा कोस फाई के, वाई इक्वल होता है हमारा आर साइन थीटा साइन फाई के, और जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा के लिए। इस इक्वेशन के लिए हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स तो फाइंड आउट कर लिए हैं कि कोऑर्डिनेट्स जो है हमारे एक्स वाई जेड ना होकर हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स आएंगे और जिनकी वैल्यूज हमारी ये होंगी। तो इसके अलावा अगर हमारे पास कोई और इंफॉर्मेशन है इस इक्वेशन के लिए तो वो हम वो भी कलेक्ट कर लेते हैं। कुछ और इंफॉर्मेशन में देखिए मास ऑफ दैट पार्टिकल, उस एटम का जिसकी भी बात कर रहे हो आप, हाइड्रोजन की या हाइड्रोजन लाइक एटम की, तो उसका मास आ जाएगा। एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है जो कि फिक्स रहेगा। ई आपकी एनर्जी जो लास्ट में सॉल्यूशन के साथ आपकी कैलकुलेट की जाती है वेव फंक्शन के साथ। अब बात कर लेते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी की। अगर आपको किसी भी एटम की पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो जिस इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं उसका चार्ज हमें पता होना चाहिए। सपोज करो माइनस ई पर चार्ज है और साथ के साथ ये इलेक्ट्रॉन किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, हमारा न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और न्यूक्लियस पे भी हमें चार्ज पता होना चाहिए। सपोज कर लो इस पे चार्ज हमारा Ze है, तो उसके बाद इनके बीच का डिस्टेंस अगर हमें पता हो और वो सपोज किया हमने डिस्टेंस r है, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की जाती है चार्ज ऑन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस ई चार्ज है, उसके बाद चार्ज ऑन न्यूक्लियस क्या है आपका Ze चार्ज है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम बोथ। तो ये हमारा r अगर होगा तो v इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा,
माइनस ऑफ जेड ई स्क्वायर बाय आर, हमारी v की वैल्यू क्या आ गई, माइनस जेड ई स्क्वायर बाय आर। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर और ये पोलर कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू भी हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, तो हमारी ओवरऑल इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखिए जब इन पोलर कोऑर्डिनेट्स को और v की वैल्यू को हम पुट करते हैं स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन आती है ओवरऑल सॉल्व होके 1/r² कर्ल बाय कर्ल आर। अब ये इक्वेशन है, ये सारी पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में आने वाली है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में 1/r² कर्ल बाय कर्ल आर, r² कर्ल साई बाय कर्ल आर प्लस 1/r² साइन थीटा कर्ल साई बाय कर्ल थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल साई स्क्वायर, सॉरी कर्ल स्क्वायर फाई बाय कर्ल साई स्क्वायर, साथ में टर्म आएगी प्लस 8π² म्यू बाय h²। इसके बाद e माइनस v की वैल्यू हमने अभी पुट की थी, कैलकुलेट की थी, v इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर बाय आर हमारी वैल्यू, तो ये वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस जेड ई स्क्वायर बाय आर साई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी। तो हमारी जब पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में इक्वेशन लिखी जाती है, जब कहेंगे हमारी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से कन्वर्ट करके पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखी जाएगी, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 1/r² कर्ल बाय कर्ल आर, r² कर्ल साई बाय कर्ल आर प्लस 1/r² साइन थीटा कर्ल साई बाय कर्ल थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल साई स्क्वायर कर्ल फाई स्क्वायर प्लस 8π² म्यू बाय h² e प्लस जेड ई स्क्वायर बाय आर इंटू साई इज इक्वल टू 0। अब बात कर लेते हैं म्यू की, तो म्यू क्या है यहाँ पर आपका रिड्यूस मास। म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास का मतलब क्या होता है आपका, रिड्यूस्ड मास है कि जैसे आपका एटम है उसके पास न्यूक्लियस है और साथ में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस का अपना मास है और इलेक्ट्रॉन का आपका अपना अलग मास है। यहाँ पर हम ओवरऑल जो मास की बात करेंगे वो हमारा दोनों का इफेक्टिव मास होगा कि न्यूक्लियस का मास और हमारे इलेक्ट्रॉन का मास। सपोज करो इसका मास m1 है, इसका मास हमारा इलेक्ट्रॉन का m2 है, तो अगर हम दोनों का, हम तो मास जो लेने वाले हैं वो दोनों का इफेक्टिव मास लेंगे और वो इफेक्टिव मास अगर या रिड्यूस मास हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका इक्वल आएगा m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारा रिड्यूस मास कैलकुलेट करने का मेथड होता है। तो ये रिड्यूस मास हमारा कौन सा मास होगा, जो इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का दोनों का इफेक्टिव मास, जो दोनों का इफेक्ट कर रहा है, मतलब मास जो है हमारा इफेक्ट डाल रहा है, वो वाले मास की हमें यहाँ पे बात करनी है। तो म्यू इज इक्वल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन आ चुकी है किस फॉर्म में, पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। और पोलर कोऑर्डिनेट्स भी आपके जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं उनके पास एक तो ये r वाला फैक्टर है, एक साथ में थीटा वाला फैक्टर है, एक आपका फाई वाला फैक्टर है। r, थीटा और फाई तीन तरह के वेरिएबल यहाँ पर है, बट इनमें जो r है वो आपका रेडियल फंक्शन होते हैं। r जो है आपका वो रेडियल फंक्शन है और थीटा और साथ में आपका फाई ये आपके एंगुलर चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर फंक्शन है ये आपके। तो इस इक्वेशन में जब हमने कार्टेशियन इक्वेशन को पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखा तो वहां पर हमारा रेडियल चेंज की भी बात हो रही है और साथ ही साथ आपके एंगुलर चेंज की भी बात हो रही है, मतलब एंगुलर कोऑर्डिनेट्स भी आपके आएंगे और रेडियल कोऑर्डिनेट्स भी आपके आएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पोलर कोऑर्डिनेट्स है वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं, आपका रेडियल कोऑर्डिनेट में और एंगुलर कोऑर्डिनेट में। तो इसका मतलब रेडियल कोऑर्डिनेट कितना है, कितने हैं हमारे पास, सिंगल रेडियल कोऑर्डिनेट है। और अगर आप एंगुलर कोऑर्डिनेट्स की बात करो तो दो हमारे एंगुलर कोऑर्डिनेट है, वन इज थीटा एंड अदर इज फाई। अब इसके बाद हमें इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए
आप देखिए ये जो आर, थीटा और फाई तीनों के तीनों आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप आर की बात करो, थीटा की बात करो या फाई की बात करो, मतलब ये जो हमारे वेरिएबल है आर, थीटा एंड फाई। आर फंक्शन, अगर मैं इसको एक कैपिटल आर को फंक्शन की तरह रिप्रेजेंट करूं तो मेरा वेरिएबल स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। थीटा अगर मेरा लार्ज की फॉर्म में कर रहे हैं, ये थीटा अगर मेरा फंक्शन है, इसका वेरिएबल स्मॉल थीटा। फाई का फंक्शन, अगर फाई फंक्शन को कंसीडर करें तो इसका फंक्शन, ये वेरिएबल होगा हमारा फाई। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं जो मेरे ये साई फंक्शन है, यहाँ पर जो ये मेरे साई फंक्शन है, साई जो है वो तीन तरह के वेरिएबल का फंक्शन है। आर टाइप के फंक्शन को इन्वॉल्व करता है, थीटा टाइप के फंक्शन को इन्वॉल्व करता है और फाई टाइप के फंक्शन को इन्वॉल्व करता है। आर का वेरिएबल आपका आर है, थीटा का वेरिएबल आपका स्मॉल थीटा है और फाई का वेरिएबल आपका स्मॉल फाई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं जो साई मेरा फंक्शन है वो आर का, थीटा का और फाई का फंक्शन है। तो इनके लिए हमें सेपरेटली, अगर ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम सेपरेटली साई को चेंज कर सकते हैं या साई की वेरिएंस चेक कर सकते हैं आर के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में और फाई के रिस्पेक्ट में। और वो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इक्वेशन में रिक्वायर्ड है साई का वेरिएंस आर के रिस्पेक्ट में, साई का वेरिएंस थीटा के रिस्पेक्ट में और साई का वेरिएंस फाई के रिस्पेक्ट में। हमारी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड है, तो हम इनको अलग अलग सेपरेटली इनकी वेरिएंस चेक करते हैं। तो वेरिएंस चेक करने के लिए हमें इनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वन बाय वन हम तीनों को डिफरेंशिएट करेंगे। साई फंक्शन की अगर बात करें तो साई फंक्शन जो है वो आर टाइप का फंक्शन है, थीटा टाइप का फंक्शन है और फाई टाइप का फंक्शन है। मतलब जो साई फंक्शन के अंदर आर, थीटा एंड फाई तीनों वेरिएबल्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। आर मेरा फंक्शन है आर टाइप का, थीटा टाइप का फंक्शन है, फाई टाइप का फंक्शन है। तीनों इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं जो कि अब एक दूसरे के साथ वेरी नहीं करते हैं। अगर एक दूसरे के साथ वेरी नहीं करते हैं दैट मीन्स अगर मैं साई का वेरिएंस सिर्फ आर के साथ चेक करती हूँ तो बाकी दोनों मेरे कांस्टेंट की तरह बिहेव कर जाएंगे। और अगर मैं साई का वेरिएंस थीटा के साथ चेक करूंगी तो आर और फाई वेरिएबल मतलब हमारे उस टाइम पे कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। तो उसके लिए अगर मैं कर्ल साई बाय कर्ल आर कैलकुलेट करूं दैट मीन्स डिफरेंशिएट करती हूं मैं आर के रिस्पेक्ट में, तो आर के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगी तो मेरा थीटा और फाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। तो थीटा फाई एज इट इज और मेरा आर वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू आर। सिमिलरली मैं थीटा के साथ वेरिएंस चेक करूं तो थीटा के साथ हम वेरिएंस चेक करेंगे साई का, तो कर्ल बाय कर्ल थीटा आर और फाई मेरा कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे और यहाँ पर आपका आ जाएगा कर्ल थीटा बाय कर्ल थीटा। सिमिलरली हमारा कर्ल साई बाय कर्ल साई जो है वो आपका आ जाएगा साई है, तो ये दोनों हमारे एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहे हैं। आर थीटा कर्ल साई बाय कर्ल साई, ये तीनों वैल्यूज मैं इधर लिख देती हूँ। कर्ल साई बाय कर्ल आर हमारा थीटा और फाई कांस्टेंट, कर्ल आर बाय कर्ल आर, साथ के साथ हमारा कर्ल साई बाय कर्ल थीटा इज इक्वल टू आर और फाई कांस्टेंट, कर्ल साई बाय कर्ल साई, ये हमारा साई है। तो ये वैल्यूज हमारी तीनों आ गई हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना है, तीनों वैल्यूज आने के बाद हमने अभी जो लास्ट इक्वेशन देखी जो पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में हमने इक्वेशन को लिखा था, वहां पर हमारा कर्ल साई बाय कर्ल आर भी था, कर्ल साई बाय कर्ल थीटा भी था और कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल साई स्क्वायर था। मतलब साई के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन था और इनके दोनों के रिस्पेक्ट में हमारा सिंगल डिफरेंशिएशन था। तो हमें अब ये वैल्यूज उस इक्वेशन में पुट करनी है, आपने नोट डाउन की होगी, उसी इक्वेशन को देखते जाना। मैं यहाँ पर वो डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो 1/r² फर्स्ट फैक्टर जो हमारा था 1/r² कर्ल बाय कर्ल r² फिर उसके बाद क्या था कर्ल साई बाय कर्ल आर, और जब हम वो वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा फाई इंटू कर्ल आर बाय
कर्ल आर। फर्स्ट फैक्टर हमारा कंप्लीट हुआ, प्लस सेकेंड फैक्टर में हमारा क्या था, 1/r² साइन थीटा कर्ल बाय कर्ल थीटा, साथ में हमारा क्या था साइन थीटा, और उसके बाद क्या फैक्टर था कर्ल साई बाय कर्ल थीटा। अब इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो r फाई कर्ल थीटा बाय कर्ल थीटा। सेकेंड फैक्टर हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद जब हम थर्ड फैक्टर लिखेंगे, थर्ड फैक्टर में क्या था, प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा, r² साइन स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद क्या था कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल साई स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू जब आप पुट करोगे तो साथ में आएगा r थीटा और कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल साई स्क्वायर। ये नीचे लिख देते हैं, पूरा ही फैक्टर नीचे लिख देते हैं, प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में आपका इस ये वाला फैक्टर था तो r थीटा कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल साई स्क्वायर। जब इसका आप डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका भी आपका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा ये तीनों फैक्टर्स कंप्लीट हुए। लास्ट में हमारा क्या फैक्टर था, प्लस 8π² म्यू डिवाइडेड बाय h² प्लस ZE² बाय r इंटू साई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर साई भी है साथ में, साई इज इक्वल टू 0। और ये साई की वैल्यू अगर हम पुट करें, साई हमने अभी अज्यूम किया था क्या, साई इज इक्वल टू r इंटू थीटा इंटू फाई। तो यहाँ हम r साई फाई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो r इंटू थीटा इंटू फाई, यहाँ पर हमारी साई की वैल्यू ये पुट हो जाएगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमारी इक्वेशन आ चुकी है सिर्फ r की, थीटा की और फाई की फॉर्म में। हमारे पास से यहाँ से हमने एक तरह से साई को एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट तो देखो नहीं किया है, जब साई के अंदर हमारा r भी है, थीटा भी है, फाई भी है, दैट मीन्स वो यहाँ पर एग्जिस्ट तो कर रहा है, बट हमने उस इक्वेशन को r की फॉर्म में, थीटा की फॉर्म में और फाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमारे पास इस इक्वेशन में 3 वेरिएबल हैं। तीनों वेरिएबल में की फॉर्म में अगर हम तीनों वेरिएबल को साथ में रख के इक्वेशन सॉल्व करना चाहें तो ये बहुत ही ज्यादा टिपिकल हो जाएगी। तो हमारा क्या काम रहेगा, अब यहाँ पर हमारे मतलब जो भी वेरिएबल है उनको सेपरेट कर ले। सेपरेट कैसे कर ले कि एक वेरिएबल के लिए एक पर्टिकुलर इक्वेशन ले आए किसी तरह से, मतलब तीनों वेरिएबल्स के लिए अलग अलग हमारी इक्वेशंस बन जाए और उन इक्वेशंस को हम सॉल्व करके ओवरऑल रिजल्ट देख ले, क्योंकि ओवरऑल रिजल्ट किसके इक्वल होगा, साई इज इक्वल टू r थीटा फाई के इक्वल है ना। r को सॉल्व करके हम r का रिजल्ट ले आए, थीटा के लिए ले आए और फाई के लिए इनका सेपरेट रिजल्ट अगर कैलकुलेट कर लेते हैं, उनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें सिंपल, और उसके बाद हम इस इक्वेशन करेंगे और इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारी कंप्लीट ओवरऑल वैल्यू हमारी साई की आ जाएगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए देखो क्या करना है, हमें जस्ट इस इक्वेशन में से r वाली इक्वेशन मतलब r वाले फैक्टर को अलग निकाल लें, थीटा को अलग से और ये फाई को अलग से कर ले। उसके लिए हमें वेरिएबल सेपरेशन एक तरह से करना पड़ेगा कि वेरिएबल हर एक वेरिएबल को सेपरेट कर ले, और वेरिएबल सेपरेट करने के ड्यूरिंग हमारी 3 इक्वेशंस बनेंगी, उन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और लास्ट में यहाँ पर रिजल्ट पुट कर देना। चलो 1 बाय 1 अब इनको स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। उसके लिए सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो किसी मेथड से, मतलब मैथमेटिकल वे में इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करने के बाद इनके वेरिएबल सेपरेशन कर लो, और वेरिएबल सेपरेशन के बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम वेरिएबल सेपरेशन के लिए सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसके लिए मैं सबसे पहला स्टेप कर रही हूँ, इस इक्वेशन को ओवरऑल r² से मल्टीप्लाई करना है, r² से मल्टीप्लाई करना है, और r इंटू थीटा इंटू फाई से इस इक्वेशन को ओवरऑल डिवाइड करना है। उसके बाद हम इक्वेशन देखते हैं क्या बचेगी। देखिए r² से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से r² कैंसिल, यहाँ से भी हमारा r² कैंसिल, यहाँ इस इक्वेशन में भी हमारा r² है, ये भी कैंसिल, ये भी हमारा r² यहाँ पर है, और इसके पास हमारा r² वाला फैक्टर नहीं है तो वो r² आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका r² मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो ये हमारी इक्वेशन बचेगी। और इसके साथ नहीं रुको, यहाँ पर हम नेक्स्ट इक्वेशन में ही लिखते हैं। तो जब ये हमारा आर स्क्वायर वाला फैक्टर तो सॉल्व हुआ, अब उसके बाद हमें क्या करना है, आर थीटा साई से मल्टीप्लाई भी करना है। दोनों स्टेप्स को हम साथ साथ करके चलेंगे। तो यहाँ से तो ये हमारे आर स्क्वायर वाले फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे। तो कर्ल बाय कर्ल आर, और जब मैं आर थीटा फाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रही होंगी तो थीटा फाई से थीटा फाई कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ 1/r। वो हम सेपरेट करके लिख रहे हैं क्योंकि ये एक कांस्टेंट की तरह यहाँ पर है टर्म, तो इसको हम ये डिफरेंशिएशन वाले फैक्टर से बाहर लिख रहे हैं। तो 1/r कर्ल बाय कर्ल आर, आर स्क्वायर कर्ल आर बाय कर्ल आर, प्लस नेक्स्ट वाले फैक्टर से भी आर स्क्वायर तो हमारा कैंसिल हो चुका होगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, बट साथ में हम आर थीटा फाई से जब डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर आर फाई है, आर फाई से आर फाई कैंसिल, सिर्फ थीटा बचेगा। तो 1/थीटा इंटू साइन थीटा कर्ल बाय कर्ल थीटा, और साथ में आपका बचा साइन थीटा कर्ल थीटा बाय कर्ल थीटा। ये फैक्टर बचा। नेक्स्ट वाले फैक्टर में भी आर स्क्वायर कैंसिल है, बट आपका आर थीटा फाई से मल्टीप्लाई करने के बाद आर थीटा से आर थीटा कैंसिल और आपका सिर्फ 1/5 बचेगा। तो प्लस 1/5 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल साई स्क्वायर। ये फैक्टर हमारे तीनों सॉल्व हुए। अब इस फैक्टर में जब आप आर थीटा फाई से मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो इसके पास ऑलरेडी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आर थीटा फाई जो कि हमारी साई की वैल्यू पुट करने के बाद आया था, तो आर थीटा फाई से आर थीटा फाई आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका यहाँ पर आर स्क्वायर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्लस साथ में 8 पाई स्क्वायर म्यू बाय एच स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, और साथ में ई प्लस जेड ई स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू 0। यहाँ से साई कैंसिल हो चुका होगा जब आप आर थीटा फाई से डिवाइड करोगे, तो ये आपका आर थीटा फाई यहाँ पर कैंसिल हो चुका होगा। तो अब आपके पास इक्वेशन आ गई है ये। इस इक्वेशन में इस फैक्टर के पास सिर्फ और सिर्फ आर है और इस फैक्टर के पास भी सिर्फ और सिर्फ थीटा है, बट इस फैक्टर के पास फाई भी है और थीटा भी है, बट इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ एंगुलर पार्ट है। ये सिर्फ रेडियल पार्ट है, ये मेरा एंगुलर पार्ट है। मैं रेडियल और एंगुलर के फॉर्म में भी आपको बता रही हूँ कि ये आपका एंगुलर पार्ट है, ये आपका रेडियल पार्ट है। इसमें ये हमारा ये भी एक एंगुलर पार्ट है। इसमें सिर्फ आर स्क्वायर है, ना थीटा है ना फाई है, तो ये भी मेरा क्या है, रेडियल पार्ट है। तो मेरे रेडियल पार्ट एक ये रहा, एक मेरा रेडियल पार्ट ये रहा, मेरा एंगुलर पार्ट एक यहां पर है, एक मेरा एंगुलर पार्ट यहां पर है। तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या होगा कि मैं रेडियल को सेपरेट कर लूं और एंगुलर को सेपरेट कर लूं। पहले मेरा जो वेरिएशन ऑफ क्या नाम है, वेरिएबल हो रहा है, वेरिएशन ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जो हो रहा है, पहले हम एंगुलर पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं और रेडियल पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, इक्वल टू के साइन के लेफ्ट हैंड साइड में हम रेडियल पार्ट को रख लेते हैं और राइट हैंड साइड में अगर हम एंगुलर पार्ट को रखेंगे तो हमारी इक्वेशन देखिए क्या बनेगी। आपकी इक्वेशन आ जाएगी 1/r कर्ल बाय कर्ल आर, आर स्क्वायर कर्ल आर बाय कर्ल आर, प्लस ये तो एंगुलर पार्ट है, हमने पहले रेडियल पार्ट लिखा है तो उसके बाद नेक्स्ट रेडियल पार्ट लिखेंगे 8 पाई स्क्वायर म्यू बाय एच स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर ई प्लस जेड ई स्क्वायर बाय आर। ये हो गया हमारा रेडियल पार्ट, फर्स्ट रेडियल पार्ट प्लस सेकंड रेडियल पार्ट, ये हमारे रेडियल पार्ट्स आ गए हैं। उसके बाद इक्वल टू का साइन लगा के, जब हम इक्वल टू के साइन से इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे एंगुलर पार्ट को, इसको भी और इसको भी, ये हमारे दोनों नेगेटिव साइन के साथ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव साइन के साथ है। तो यहाँ इक्वल टू के साइन के बाद वाले टर्म में यहाँ लिख रही हूँ माइनस 1/थीटा साइन थीटा कर्ल बाय कर्ल थीटा साइन थीटा कर्ल थीटा बाय कर्ल थीटा
ये थीटा आपका फंक्शन है, ये थीटा आपका वेरिएबल है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना। थीटा और फाई वाले केस में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। ये हमारा फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली यहाँ पर ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा वेरिएबल को। तो इसका एक एंगुलर पार्ट हुआ -1/5 साइन स्क्वायर थीटा कर्ल स्क्वायर फाई बाय कर्ल फाई स्क्वायर। ये आपके हो गए सेपरेशन। देखिए यहाँ पर ये सारा रेडियल पार्ट हो गया और ये मेरा एंगुलर पार्ट हो गया। अब आपके पास इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में रेडियल पार्ट है और राइट हैंड साइड में आपका एंगुलर पार्ट है। बट एंगुलर पार्ट में आपके दो वेरिएबल हैं और रेडियल पार्ट में आपका एक ही वेरिएबल है। एक वेरिएबल कौन सा है, r, और दो वेरिएबल एंगुलर पार्ट में कौन है, एक थीटा है आपका, एक फाई है, दोनों वेरिएबल है। हालांकि इसमें दोनों वेरिएबल है बट हम इसको सिर्फ और सिर्फ एंगुलर का नाम दे सकते हैं और उसको हम रेडियल का नाम दे सकते हैं। तो अब देखिए रेडियल वाला पार्ट मेरे एंगुलर वाले पार्ट के अगर इक्वल है, इसका मतलब अगर x = y है तो यहाँ पर ये x और y अगर दोनों इक्वल है दैट मीन्स ये किसी ना किसी नंबर के इक्वल होंगे, या हम यूं कहें किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगे। तो अगर ये दोनों किसी कांस्टेंट के इक्वल है तो मैं यहां से कह सकती हूँ कि x अगर मेरा y के इक्वल है तो x मेरा किसी c के इक्वल होगा और y भी मेरा किसी c के इक्वल होगा। मतलब ये दोनों ही किसी ना किसी एक सिंगल कांस्टेंट के इक्वल होंगे। सेम चीज यहाँ पर हमें अप्लाई करनी है कि अगर मेरे रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट दोनों इक्वल हैं तो ये किसी ना किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगे और किसी कांस्टेंट के इक्वल हैं तो हम यहाँ से इस इक्वेशन को भी किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं और इस इक्वेशन को भी हम किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं। मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी कोई किसी कांस्टेंट के इक्वल होगी और राइट हैंड साइड भी आपकी किसी कांस्टेंट के इक्वल होगी। तो यहाँ से इक्वेशन आएगी 1/r कर्ल बाय कर्ल r r² कर्ल r बाय कर्ल r प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू बाय h² इंटू r² e प्लस ze² बाय r इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट। ये किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगे और वो कांस्टेंट हमने कहा बीटा कि किसी बीटा कांस्टेंट के इक्वल होंगे। तो अगर ये वाला फैक्टर मेरा किसी बीटा के इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड अगर बीटा के इक्वल है तो डेफिनेटली मेरी राइट हैंड साइड भी किसी बीटा कांस्टेंट के इक्वल होगी। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट इसको यहाँ से रब करके और ये इक्वेशन यहीं पर लिख रही हूँ इज इक्वल टू एनी बीटा। तो ये मेरा एंगुलर पार्ट हो गया। एंगुलर पार्ट मेरा किसी बीटा के इक्वल है और मेरा रेडियल पार्ट भी किसी बीटा के इक्वल है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल थे। तो यहाँ से मैं नेगेटिव साइन कॉमन लेके और इसको लिख सकती हूँ माइनस बीटा के इक्वल है। तो हमने नेगेटिव साइन कॉमन ले दिया और यहाँ पर आ गया आपका प्लस साइन। तो 1/θ साइन थीटा कर्ल बाय कर्ल थीटा साइन थीटा कर्ल थीटा बाय कर्ल थीटा प्लस 1/sin phi sin square theta कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल साई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बीटा विच इज एन एंगुलर पार्ट एंड दिस इज द रेडियल पार्ट। तो ये रेडियल पार्ट में सिर्फ और सिर्फ r है, ये सिंगल वेरिएबल रख रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। हम इस इक्वेशन को थोड़ा बाद में सॉल्व करने वाले हैं। क्यों बाद में सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अभी इस इक्वेशन में हमारे दो वेरिएबल्स हैं। आपको पता है जो रेडियल वेरिएबल होते हैं वो सिर्फ r है और जो आपके एंगुलर वेरिएबल हैं वो आपका थीटा और फाई दोनों वैल्यूज को कंटेन करके चलता है। अगर ये दोनों वैल्यूज को कंटेन करके चल रहा है तो हमारे पास उस इक्वेशन में दो वेरिएबल होने की वजह से इस इक्वेशन को भी हम इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हम इसको इजीली सॉल्व नहीं कर सकते तो हमें यहाँ पर भी वेरिएबल सेपरेशन करना पड़ेगा और वेरिएबल सेपरेशन के बाद हम थीटा को अलग कर देंगे और फाई वाले फैक्टर को अलग कर देंगे। करने को तो हम लास्ट स्टेप में भी कर सकते थे बट इसके पास हमारा थीटा और फाई दोनों है इस फैक्टर के पास, तो इसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उसी स्टेप में करना। तो हम इसको सेपरेटली एक इक्वेशन बना के अब इसकी हम वेरिएबल सेपरेशन करेंगे। तो ये इक्वेशन आप बाद में याद रखोगे जब हम r को सॉल्व कर रहे होंगे। पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए देखिए
यहाँ पर दोनों वेरिएबल को हमें सेपरेट आउट करना है। तो सेपरेट करने के लिए वेरिएबल्स को हमें क्या करना है, जैसे हमने अभी लास्ट इक्वेशन में या लास्ट स्टेप में अभी किया था, जब हमारे पास r, थीटा और फाई तीनों वेरिएबल्स थे, तो हमने क्या किया, किसी तरह से रीअरेंज करके, सिंप्लीफाई करके एंगुलर पार्ट को अलग और रेडियल पार्ट को अलग किया। अब हमारे पास अगर एंगुलर पार्ट आ चुका है तो अब हमारा मोटिव होना चाहिए थीटा को अलग कर दो और फाई को अलग कर दो। तो थीटा को अगर हमें अलग करना है यहाँ से, हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को ओवरऑल साइन स्क्वायर थीटा से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा और इसके पास हमारा वो फैक्टर आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर इस वाले फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ फाई बचेगा। तो देखिए करिए, साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ओवरऑल मल्टीप्लाई करने के बाद साइन स्क्वायर थीटा से करोगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ऊपर हमारा न्यूमरेटर में साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा बाय थीटा, कर्ल बाय कर्ल थीटा, साइन थीटा, कर्ल थीटा बाय कर्ल थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो 1/5 कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल साई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर हमने ओवरऑल मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर फैक्टर आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें देखिए, यहाँ पर सिर्फ थीटा है और यहाँ पर सिर्फ फाई है और इसके पास भी सिर्फ और सिर्फ थीटा है। अब हम क्या करेंगे, थीटा को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं और फाई वाले टर्म को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। यहीं पर कर देती हूँ, देखिए हम क्या करेंगे, प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ जाएगा माइनस 1/5 कर्ल स्क्वायर फाई बाय कर्ल फाई स्क्वायर। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास सिर्फ और सिर्फ थीटा वाला फैक्टर है, सिर्फ थीटा वेरिएबल ही दिखाई दे रहा है और राइट हैंड साइड में आपको सिर्फ फाई वेरिएबल दिखाई दे रहा है। अब आप उसी कंडीशन पर आ चुके हो जो अभी आपने रेडियल और एंगुलर वाले पार्ट पे की थी, कि एक तरफ हमारा सिर्फ एंगुलर था, सॉरी रेडियल था, एक तरफ हमारा सिर्फ एंगुलर था, और वहां पर हमने कहा कि अगर रेडियल पार्ट एंगुलर पार्ट के इक्वल है तो ये डेफिनेटली किसी न किसी कॉन्स्टेंट के इक्वल होंगे। सेम चीज आप यहाँ पर भी कहोगे, अगर थीटा वाला पार्ट मेरे फाई वाले पार्ट के इक्वल है तो डेफिनेटली किसी ना किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगे, और यहाँ पर हम कांस्टेंट मान लेते हैं किसी m स्क्वायर के इक्वल होंगे। तो इसका मतलब मेरी ये वाला फैक्टर भी m स्क्वायर के इक्वल होगा और मेरा ये वाला फैक्टर भी m स्क्वायर के इक्वल होगा। हम क्या कर रहे हैं, जस्ट इनको सेपरेट कर रहे हैं। सेपरेशन के ड्यूरिंग हम इन्हें किसी कांस्टेंट के इक्वल कर देंगे और वो हमारा इक्वल हो गया m स्क्वायर के, और इसके बाद हमारा यहाँ आ जाएगा आपका 1/5 विद नेगेटिव साइन कर्ल स्क्वायर फाई बाय कर्ल फाई स्क्वायर, वो भी हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, m स्क्वायर के। तो ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है। एक आपकी रेडियल वाली इक्वेशन आई थी, ये इक्वेशन हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ये इक्वेशन हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। मैं इक्वेशन नंबर 1 भी दोबारा लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि हम किस तरह से सेपरेशन कर रहे हैं। हमारा जो रेडियल वाला पार्ट बना था वो क्या था, 1/r कर्ल बाय कर्ल r स्क्वायर कर्ल r बाय कर्ल r प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू बाय h स्क्वायर इंटू r स्क्वायर e प्लस ZT स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू, ये हमने किसके इक्वल लिया था, बीटा के इक्वल लिया था। ये हमारी इक्वेशन थी 1, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। यहाँ पर हमारा वेरिएबल है r, इसमें हमारा वेरिएबल है थीटा और इसमें हमारा वेरिएबल है फाई। ये तीनों वेरिएबल्स को हमने सेपरेट कर दिया है और सेपरेट करने के बाद हमारे पास 3 इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब हमारा मोटिव रहेगा इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना और 1 बाय 1 हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम वही लास्ट में फाई में इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे।
और हमारा इक्वेशन जो है, हमारा जो रिजल्ट है हाइड्रोजन एटम के लिए स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का, वो हमारा यहाँ से आ जाएगा। तो अब हमें 1 बाय 1 करना है। सबसे पहले हम थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम सेकेंड को करेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट को करेंगे। तो पहले हम करते हैं 5 के लिए सॉल्व। फाइव और थीटा सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आर सॉल्व करेंगे। फाइव और थीटा हमारे क्या है, यहाँ पर रेडियल कोऑर्डिनेट्स हैं, सॉरी एंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं। आर हमारा क्या है, रेडियल कोऑर्डिनेट है। तो पहले हम एंगुलर कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व कर लेते हैं 1 बाय 1, उसके बाद हम रेडियल कोऑर्डिनेट को सॉल्व करेंगे। तो पहले हमारा फाइव फंक्शन क्या आया था, मतलब इक्वेशन क्या आई थी अभी हमारी लास्ट, 1 बाय 5 विद नेगेटिव साइन कर्ल स्क्वायर फाइव बाय कर्ल फाइव स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर, ये इक्वेशन आई थी। इस इक्वेशन का हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन यूज करना है, क्योंकि इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप की मैथमेटिकल डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट क्या आता है, 5 ऑफ 5, मतलब 5 फंक्शन की वैल्यू हमारी आ जाएगी सॉल्व होके। इस टाइप के मैथमेटिकल डिफरेंशियल स्टैंडर्ड मैथमेटिकल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारी। यहाँ पर इसको सॉल्व करके हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा, साई फंक्शन, विच इज इक्वल टू a इंटू ई रेज टू पावर माइनस आयोटा m5, ये फंक्शन आ जाएगा हमारा साई सॉल्व होके। तो यहाँ पर a आपका क्या है, या तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट कह लो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, या फिर हम इसको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कह सकते हैं। बट इन स्टैंडर्ड टर्म्स, जहां जिस फॉर्म में हम इस इक्वेशन को पढ़ रहे हैं, वो हमारा यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ही होगा, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। एक चीज और, ये इक्वेशन हमारी तभी वैलिड है, ये इक्वेशन हमारे लिए तभी एक एग्जैक्ट या एक्यूरेट फंक्शन हमें प्रोवाइड करेगी जब हमारा जो साई वैल्यू है वो एक सिंगल वैल्यूड हो। जो साई फंक्शन है हमारा, वो अगर सिंगल वैल्यूड है तभी ये इक्वेशन वैलिड है, अदरवाइज ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। तो अगर सिंगल वैल्यूड की हम बात कर रहे हैं, तो सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब अगर मेरा फंक्शन साई फंक्शन किसी वेरिएबल साई पर एग्जिस्ट करता है, मतलब किसी पॉइंट पर मैं साई की बात करूं, तो उसमें अगर मैं 2 पाई का चेंज ले आऊं, क्या कहा, अगर मेरा जो साई किसी पॉइंट पर है, वहां से अगर मैं 2 पाई का चेंज ले आऊं, 2 पाई दैट मींस 360 पे अगर उसको मैं चेंज कर देती हूं, तो मेरा ये साई जो है वो सेम वैल्यू दे। इसका मतलब क्या, साई ऑफ साई पॉइंट पर वो इक्वल हो जाए साई ऑफ साई प्लस 2 पाई, तभी मेरा फंक्शन जो है वो सिंगल वैल्यूड होता है। कि अगर मैंने किसी फंक्शन को, किसी भी टर्म को मैंने साई वैल्यू पर, सपोज किया मैंने साई पॉइंट पर रखा, उस साई पॉइंट से मैं अगर 2 पाई का चेंज ले आती हूँ, अगर वो दोनों रिजल्ट मेरे फंक्शन का सेम रिजल्ट दे रहे हैं, दोनों ही पॉइंट पे हमारा सेम रिजल्ट आ रहा है, तो वो मेरा क्या होता है, सिंगल वैल्यूड। ये सिंगल वैल्यूड होने को रिप्रेजेंट करता है, सिंगल वैल्यूड। मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज करो मैं यहां से अपने इस पॉइंट से अपनी पोजीशन को अगर मैच कर रही हूं, तो अगर मैं 2 पाई का चेंज लाऊंगी, तो दैट मींस मैं यहीं पर आ रही हूं, तो यहां पर मेरा फिर भी रिजल्ट सेम ही आ रहा है, तो मेरी सिंगल वैल्यू है, मतलब मेरी पोजीशन की सिंगल वैल्यू है। तो यहां पर भी आपका सेम वही चलेगा कि अगर आपका साई फंक्शन किसी पॉइंट साई पर अगर जो वैल्यू रखता है और वही वैल्यू हमारी साई प्लस 2 पाई के चेंज पर भी आ रही है, तो वो दैट मीन्स वो रिप्रेजेंट करता है हमारा सिंगल वैल्यूड है। उसके बाद अब हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। नॉर्मलाइजेशन की क्या कंडीशन होती है आपकी, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होती है कि आपका जो भी फंक्शन है उसको उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करके ओवरऑल अगर हम उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो वो हमारा 1 के इक्वल आएगा। क्या बोला कि मेरा जो भी फंक्शन है, दैट मींस साई फंक्शन है, उसको उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें और इसको ओवरऑल इंटीग्रेट अगर हम करते हैं, तो वो मेरा इक्वल आ जाता है 1 के। तो यहाँ पर हमारी लिमिट्स क्या रहेंगी, 0 to 2 पाई, क्योंकि हमारा 2 पाई पे चेंज हो रहा है ये साई फंक्शन। तो यहाँ से अगर मैं साई की बात करूं, तो वो मेरा इक्वल किसके है, a इंटू ई रेज टू पावर माइनस आयोटा m5, और हम इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की अगर बात करते हैं, तो वो किसके इक्वल आएगा,
वो इक्वल आएगा आपका a इंटू ई रेज टू पावर आयोटा एम फाइव। क्यों आयोटा एम फाइव के इक्वल आएगा? क्योंकि यहाँ पर आपका एक इमेजिनरी पार्ट है विच इज आई। इमेजिनरी पार्ट हमारा अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो चेंज हो जाता है, साइन चेंज कर लेता है। इसका मतलब यहाँ से साइन चेंज हो जाएगा और ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 0 to 2 पाई, साई के पास भी ए है, साई स्टार के पास भी ए है, तो ये तो हमारा ए स्क्वायर बना देगा और कांस्टेंट है तो ये हमारा कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ए स्क्वायर यहाँ पर ई रेज टू पावर आयोटा एम फाइव इंटू ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एम फाइव डी फाइव इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आयोटा एम फाइव ये हमारा नेगेटिव साइन के साथ है तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। मतलब इनको जब हम ऐड करेंगे बेस सेम होने की वजह से जब हम पावर्स को ऐड करेंगे तो पावर ऐड करने पे ये हमारा क्या बना देगा 0। तो दैट मीन्स ये हमारा इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ई नॉट डी फाइव इज इक्वल टू 1 और e की पावर 0 अगर है तो वो क्या बना देगी 1 और 0 to 2 पाई आपकी लिमिट्स चल रही हैं। तो जब हम 1 का इंटीग्रेशन करेंगे सॉरी डी फाइव का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमें जस्ट 5 वैल्यू देगा और जब लिमिट्स पुट करेंगे देखिए जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं ये वाले स्टेप को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ए स्क्वायर यहाँ जब इसको सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन होके क्या आएगा 5 लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक 0 to 2 पाई विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से इसके बाद क्या आ जाएगा ए स्क्वायर और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब आप पुट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 पाई इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप 2 पाई को नीचे डिवीजन में ले जाओगे राइट हैंड साइड में 1/2 पाई और अगर आप ए की बात करते हो तो वो आपका किसके इक्वल आ जाएगा √2 पाई के, क्योंकि आप ए स्क्वायर से जब वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो उसका स्क्वायर रूट हो जाता है। तो ए की वैल्यू आपकी क्या आ गई √2 पाई। अब इस √2 पाई मतलब सॉरी ए की वैल्यू को इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो हमारा कंप्लीट साई फंक्शन आ जाएगा विच इज साई ऑफ साई इज इक्वल टू 1/√2 पाई ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा m5। तो मेरा साई फंक्शन जो है वो कैलकुलेट हो चुका है, साई की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। वो क्या आई है आपकी 1/√2 पाई ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा m5। तो अब जैसे हमने साई को कैलकुलेट किया है, साई की वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया है, इसी तरह से अब दूसरा एंगुलर कोऑर्डिनेट हमारा जो बचा है, कौन सा एंगुलर कोऑर्डिनेट है हमारा, वो है थीटा। तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। उसके लिए भी हमने जैसे इसकी इक्वेशन उठाई वहां से हम थीटा की वैल्यू जो हमारी बची हुई थी थीटा की फॉर्म में जो इक्वेशन थी वो वैल्यू रखेंगे और इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट करके देखेंगे। आपकी इक्वेशन क्या थी थीटा की फॉर्म में जो बची थी, जो हमने इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम की थी, तो वहां पर हमारी इक्वेशन क्या बची थी साइन थीटा बाय थीटा, साइन थीटा बाय थीटा कर्ल बाय कर्ल थीटा और उसके बाद साइन थीटा कर्ल थीटा बाय कर्ल थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर। ये इक्वेशन थी आपकी थीटा के फॉर्म में, जो आपकी सेकेंड इक्वेशन के फॉर्म में हमने अज्यूम की थी, वो ये आपकी इक्वेशन थी ये। इसके बाद अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और थीटा फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इस इक्वेशन को थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, थीटा से मल्टीप्लाई और साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। थीटा से मल्टीप्लाई करना है और साइन स्क्वायर थीटा से ओवरऑल डिवाइड करना है। उसके बाद ये इक्वेशन देखो क्या बचेगी, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड और थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो थीटा से थीटा कैंसिल और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। तो दैट मीन्स 1/sin थीटा कर्ल बाय कर्ल थीटा साइन थीटा कर्ल थीटा बाय कर्ल थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्योंकि आप डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा और थीटा हमारा मल्टीप्लिकेशन में है, दैट मीन्स बीटा थीटा इज इक्वल टू, इसमें एम स्क्वायर में ना थीटा है, एम स्क्वायर के साथ मतलब ना थीटा है ना साइन स्क्वायर थीटा है, तो एम स्क्वायर
थीटा से मल्टीप्लाई करना है और साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है। तो आपकी इक्वेशन आ गई ये। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म तो क्या ही कहें, बट जस्ट ये है कि थोड़ा सा रीअरेंजमेंट हो गई। अब रीअरेंजमेंट होने के बाद आपको क्या करना है, एक नया फंक्शन अज्यूम करना है। जैसे कि आपने अज्यूम किया z इज इक्वल टू कोस थीटा। आपने एक फंक्शन z अज्यूम किया जो कि फंक्शन है किसका, थीटा का ये फंक्शन है। इस z फंक्शन को हमें मर्ज करना है इस इक्वेशन में यूज करना है। देखो ये भी हमारी थीटा की इक्वेशन है और जो हमने फंक्शन अज्यूम किया है वो भी हमारा एक थीटा का ही फंक्शन है। इसको जस्ट ये हमारी सिर्फ हेल्प करेगा। यहाँ पर आपके पास साइन थीटा है ना, साइन थीटा यहाँ पर भी है, साइन थीटा यहाँ पर भी है। तो ये इक्वेशन है, ये जो हमने कोस थीटा फंक्शन अज्यूम किया है, ये जस्ट इस इक्वेशन में इसको सॉर्ट आउट करने में हमारी हेल्प करेगा और ज्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ से अगर मैं z को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, थीटा है ना हमारा वेरिएबल, तो थीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम ये करते हैं क्या नाम है, डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसके बाद हमारा कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। अब आप कहोगे मैम ये फंक्शन तो हमारा यहाँ पर कहीं है ही नहीं, तो इसको हमें यहाँ पर मर्ज करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर हमें इवेलुएट करना पड़ेगा। उसके बाद हम अपने इक्वेशन को आगे प्रोसीड करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ये हमारा है थीटा, कैपिटल थीटा, जो कि एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और ये वाला थीटा हमारा, एक बार बार बता रही हूँ, ये वाला थीटा हमारा वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी थी। अब ये चीज, इन दोनों को हम डिफरेंशिएट करने के लिए कि हमें पहचान रहे दोनों की, हम क्या करते हैं, इस कैपिटल थीटा को कैपिटल टी से रिप्लेस कर देते हैं। क्या करेंगे, मैंने कैपिटल थीटा जो फंक्शन था, जिसको हम फंक्शन बोल रहे थे, उसको कैपिटल टी से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ताकि हमें पहचान रहे कि हम टी फंक्शन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। टी हमारा थीटा वाला फंक्शन ही है, तो कैपिटल टी बाय क्या थीटा, दैट मीन्स टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा अब हमारे पास है। तो इसमें कर्ल टी बाय कर्ल थीटा में थोड़ा सा चेंज करूं, दैट मीन्स देखो कर्ल टी बाय कर्ल थीटा है जैसे, अब इस कर्ल टी बाय कर्ल थीटा को मैं कर्ल जेड से मल्टीप्लाई और कर्ल जेड से ही डिवाइड कर दूं। अगर क्या किया, कर्ल टी को कर्ल जेड से ही मल्टीप्लाई और कर्ल जेड से ही डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय कर्ल थीटा एज इट इज रहेगा। देखो कर्ल टी बाय कर्ल थीटा था, कर्ल टी बाय कर्ल थीटा, मैंने सिर्फ क्या किया, इसी टर्म में कर्ल जेड से मल्टीप्लाई और कर्ल जेड से डिवाइड कर दिया। तो इसमें हमारा कोई चेंज नहीं आएगा, ये अभी भी ऐसा ही टर्म है। तो इसमें क्या है, जस्ट ये इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। बट ये हमारे लिए, ये ऐसा करना हमारे लिए यूजफुल रहेगा जेड को इस इक्वेशन में मर्ज करने में। तो उसके लिए देखो अब हम क्या करेंगे, कर्ल टी बाय कर्ल थीटा हमने कैलकुलेट किया। अब अगर मैं कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल थीटा स्क्वायर कैलकुलेट करूं, दैट मीन्स इस इक्वेशन को, इसी टर्म को मैं डबल डिफरेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसके लिए करते हैं एक बार, पहले ये वाली इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये आपके बाद में यूज होने वाली है, फिर उसके बाद ये करेंगे। क्या करेंगे, देखो 1 बाय साइन थीटा कर्ल बाय कर्ल थीटा साइन थीटा कर्ल टी बाय कर्ल थीटा प्लस बीटा थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। हमारे पास ये इक्वेशन बची हुई है। उसके बाद हमने जस्ट ये वाले चेंज किए हैं कि कर्ल टी बाय कर्ल थीटा को हमने कर्ल टी बाय कर्ल जेड इंटू बाय कर्ल थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद हम कैलकुलेट करने वाले हैं डबल डिफरेंशिएशन कर्ल टी बाय कर्ल थीटा का। कर्ल टी बाय कर्ल थीटा मेरा इक्वल आ गया है कर्ल टी बाय कर्ल जेड इंटू कर्ल जेड बाय कर्ल थीटा के। यहां से अगर हम कैलकुलेट करें कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल थीटा स्क्वायर, मतलब उस टर्म का हमने डबल डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहां से हमारे पास आएगा, यहां पर आपका क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि जेड भी आपका थीटा का फंक्शन है और थीटा तो ऑलरेडी है ही, तो कर्ल टी बाय कर्ल जेड में भी थीटा है, कर्ल जेड बाय कर्ल थीटा में भी थीटा वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, तो दोनों में हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कर्ल टी बाय कर्ल जेड, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल
थीटा स्क्वायर। स्टेप क्या होगा कि जैसे हम इसके बाद क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, अब क्या करना है सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट इज कर्ल जेड बाय कर्ल थीटा। अब इस वाले फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है इस वाली टर्म का, तो यहाँ पर ये जेड के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी है और हमें अब किसके रिस्पेक्ट में करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगी, टर्म आएगी कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल जेड के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी था और कर्ल थीटा, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा चेंज और करना है इस फैक्टर में, यहाँ लास्ट वाले फैक्टर में ही देखो क्या चेंज करने वाली हूँ, कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल जेड इंटू कर्ल थीटा। ये टर्म है हमारे पास, लास्ट वाली टर्म जस्ट उठाई है मैंने, इस फैक्टर में से ये टर्म उठाई है। तो इस टर्म में देखो हम क्या करेंगे, कर्ल स्क्वायर टी कर्ल जेड इंटू कर्ल थीटा और कर्ल जेड से मैं मल्टीप्लाई करूंगी और कर्ल जेड से डिवाइड अगर हम इसको करते हैं तो उसके बाद हमारे ये इक्वेशन क्या बचेगी, कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल जेड और साथ के साथ आपका क्या बच रहा है, कर्ल स्क्वायर कर्ल जेड बाय कर्ल थीटा और यहाँ पर आपका आ जाएगा स्क्वायर। इसका हमने स्क्वायर उठा लिया, एक ये रहा जेड वाला फैक्टर, एक ये रहा जेड वाला फैक्टर, तो ये तो आ गया हमारा कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल जेड स्क्वायर हो गया। और उसके बाद हमारा सिर्फ क्या बचा, कर्ल जेड और कर्ल थीटा, तो यहाँ पर हमारा बचा कर्ल जेड इंटू कर्ल जेड बाय कर्ल थीटा। तो आपकी ये वाले फैक्टर की जगह हम ये लिख सकते हैं, हमने जस्ट क्या किया, कर्ल जेड से मल्टीप्लाई कर्ल जेड से डिवाइड, कर्ल स्क्वायर टी हमारा एज इट इज बचेगा, कर्ल जेड यहाँ पर भी है, कर्ल जेड हमारा यहाँ पर भी, ये दोनों हमारा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हमारे सिर्फ ये दो फैक्टर बचे हैं, इसको हमने लिख दिया कर्ल जेड बाय कर्ल थीटा की फॉर्म में। और आप देखो कर्ल जेड बाय कर्ल थीटा ऑलरेडी भी उसके पास है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बनेगी कर्ल टी बाय कर्ल जेड कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल थीटा स्क्वायर प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल थीटा का होल स्क्वायर और कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल जेड स्क्वायर। ये इक्वेशन आपके पास बची है। देखो अब हमारे पास इक्वेशन आई है ये सॉल्व होके, और ये किसकी वैल्यू हमारे पास आई है, कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल थीटा स्क्वायर। अभी तक आपने कहीं पर भी नहीं देखा कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल थीटा स्क्वायर को, और इस इक्वेशन को हमें अब यूज कहाँ करना है, ये क्वेश्चन आता है। तो इस इक्वेशन को यूज करने के लिए आपको इस इक्वेशन पे शिफ्ट होना पड़ेगा। यहाँ पर आप जनरेट करोगे कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल थीटा स्क्वायर को, और यहाँ पर आने ही जनरेट क्या करना है, आप जस्ट एक स्टेप करोगे और इसमें आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो उसमें आपको ये वैल्यू पुट करनी है, एक ये वाली वैल्यू हमारे पास कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल थीटा स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई है, और कर्ल टी बाय कर्ल थीटा की वैल्यू थी कर्ल टी बाय कर्ल जेड इंटू कर्ल जेड बाय कर्ल थीटा। तो अब इस इक्वेशन में हमें इसको सॉल्व मतलब पुट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को मैं एकदम से सॉल्व नहीं कर रही, हम इसको बाय पार्ट्स करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम पहले सिर्फ ये वाला फैक्टर यूज कर रहे हैं, पहले इस वाले फैक्टर को सॉल्व करेंगे, सिर्फ इतने फैक्टर को, फिर उसके बाद हम जब ये हमारा सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें भी पुट करेंगे इसको। तो 1 बाय साइन थीटा कर्ल बाय कर्ल थीटा साइन थीटा कर्ल टी बाय कर्ल थीटा, हम सिर्फ ये ले रहे हैं फैक्टर 1 बाय साइन थीटा कर्ल बाय कर्ल थीटा साइन थीटा कर्ल टी बाय कर्ल थीटा, सिर्फ ये वाला फैक्टर उठाया। और अब इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो ये हमारा डिफरेंशिएशन का पार्ट है कि इस फैक्टर का हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करने के लिए वही हमें क्या रूल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल, जो कि हमारा क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो लगाते हैं 1 बाय साइन थीटा। जब हम ये प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इस पे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल थीटा स्क्वायर प्लस सेकंड एज इट इज कर्ल टी बाय कर्ल थीटा, और साइन का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, कोस थीटा।
तो ये आपकी आ गई इक्वेशन। अब इसमें आपको कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल थीटा स्क्वायर की वैल्यू भी पुट करनी है और कर्ल टी बाय कर्ल थीटा की वैल्यू भी पुट करनी है। एक वैल्यू हमारे पास ये रही, ये वाली वैल्यू, एक वैल्यू हमारे पास ये रही। ये दोनों वैल्यूज को हमें इस इक्वेशन में पुट करना है। 1 बाय साइन थीटा, उसके बाद साइन थीटा, और साथ में इसकी वैल्यू क्या है हमारी कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल थीटा स्क्वायर की, ये रही कर्ल टी बाय कर्ल जेड इंटू कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल थीटा स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल जेड स्क्वायर इंटू कर्ल जेड बाय कर्ल थीटा का होल स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू किसकी है, कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल थीटा स्क्वायर की। अब उसके बाद हमें वैल्यू पुट करनी है किसकी, कर्ल टी बाय कर्ल थीटा की, विच इज दिस। तो ये हम आपकी वैल्यू पुट करेंगे, तो कर्ल टी बाय कर्ल जेड इंटू कर्ल जेड बाय कर्ल थीटा इंटू कोस थीटा इंटू कोस थीटा। आपके पास ये वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इनकी हमें कोई नीड नहीं है, हमें जस्ट ये वैल्यूज पुट करनी थी, हमने पुट कर दी, तो इसको हम रब कर देते हैं। लेंथी जरूर है ये टॉपिक आपका, बट मुश्किल नहीं है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप करते चले जाओगे, बहुत इजी होता चला जाएगा ये टॉपिक। इसके बाद अब देखिए हमारे पास ये वैल्यूज आ चुके हैं। अब हमारी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी दिख रही है इक्वेशन, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आप देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है आपका। t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z, t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z, z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, चाहे वो सिंगल है चाहे डबल है तो उन्हीं के रिस्पेक्ट में ना। तो यहाँ पर t का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में, z का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, t का z के रिस्पेक्ट में, z का थीटा के, t का z के, z का थीटा के। तो इसका मतलब या तो t का डिफरेंशिएशन हमें दिख रहा है z के रिस्पेक्ट में, या z का डिफरेंशिएशन दिख रहा है हमारा थीटा के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब या तो मुझे कर्ल टी बाय कर्ल जेड की वैल्यू कहीं से पता चल जाए कि मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं, या मेरी कर्ल जेड बाय कर्ल थीटा की वैल्यू अगर मुझे पता चल जाए तो मैं इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लूं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी आपने फंक्शन अज्यूम किया था z, क्या अज्यूम किया था, z इज इक्वल टू कोस थीटा। यहां से हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कर्ल जेड बाय कर्ल थीटा की भी, मतलब जेड का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा भी कैलकुलेट कर लेंगे, और कर्ल का जेड का डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन भी हम मतलब कैलकुलेट कर लेंगे। कर्ल जेड बाय कर्ल थीटा भी कैलकुलेट किया जा सकता है, और कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल थीटा स्क्वायर भी हमारा कैलकुलेट किया जा सकता है। तो कर्ल जेड बाय कर्ल थीटा अगर हम बात करें तो वो आ जाएगा माइनस साइन थीटा के इक्वल आएगा। जेड का कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा। तो अब इसके बाद अगर हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन में वैसे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस थीटा, बट नेगेटिव साइन उसके पास ऑलरेडी है तो आ जाएगा माइनस ऑफ कोस थीटा। और कोस थीटा तो क्या है हमारा जेड, तो इसका मतलब जहां पर भी कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल थीटा स्क्वायर है उसकी जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, माइनस जेड वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अब इस इक्वेशन में इस कर्ल जेड बाय कर्ल थीटा की भी वैल्यू पुट करो और कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल थीटा स्क्वायर की भी वैल्यू पुट करो। तो इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 बाय साइन थीटा एज इट इज, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल ही करा देते हैं। ये साइन थीटा इसके साथ भी ओवरऑल में है और यहाँ पर तो है ही पूरी इक्वेशन में, तो यहाँ से साइन थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा इस वाले टर्म से। तो और ये वाला साइन थीटा यहाँ पर आपका डिवीजन में चला जाएगा इस फैक्टर के साथ, क्योंकि पहले वाला 1 बाय साइन थीटा जो था हमारा ओवरऑल इक्वेशन के साथ था, और जो यहाँ पर मैंने साइन थीटा लिखा हुआ था वो इतने फैक्टर के साथ था। तो इतने फैक्टर वाले के साथ वाला तो टर्म जो है हमारी वो कैंसिल हो गई, उसके बाद जो फैक्टर था उसके साथ हमारी डिवीजन में चली गई है। तो अब हमारी इक्वेशन क्या लिखेंगे, कर्ल टी बाय कर्ल जेड, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल थीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारी क्या है, माइनस जेड। तो यहाँ पर विद नेगेटिव साइन जेड आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल थीटा स्क्वायर, कर्ल जेड बाय कर्ल थीटा का होल स्क्वायर, दैट मींस
साइन थीटा का होल स्क्वायर, नेगेटिव साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, जब करोगे तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपके पास। ये वाले फैक्टर की वैल्यू भी हमारी लिखी गई, प्लस कर्ल टी बाय कर्ल जेड, इसकी वैल्यू हमारे पास कोई नहीं है तो हमें एज इट इज लिखना है, कर्ल जेड बाय कर्ल थीटा, इसकी वैल्यू क्या है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, इसको अभी रबी कर रही हूँ, याद रखना बस हमारा प्लस बीटा थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हम ये टर्म बाद में लिखेंगे। माइनस साइन थीटा, अब इसके बाद साथ में हमारे फैक्टर कौन है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव साइन हमारे यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो नेगेटिव साइन के साथ हमारे पास क्या बचा, कर्ल टी बाय कर्ल जेड कोस थीटा, तो कोस थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो जेड, क्योंकि जेड किसके इक्वल था कोस थीटा के, तो यहाँ पर आपका क्या आ सकता है जेड, तो आपके पास देखिए क्या इक्वेशन बची, माइनस कर्ल टी बाय कर्ल जेड इंटू जेड प्लस कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कर्ल टी बाय कर्ल जेड इंटू जेड, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर हमारे दोनों सिमिलर है, फॉर्म में अगर हम लिखें तो आपकी आ जाएगी इक्वेशन माइनस कर्ल टी, पहले जेड लिख लेते हैं, माइनस जेड कर्ल टी बाय कर्ल जेड प्लस साइन स्क्वायर थीटा कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल जेड स्क्वायर माइनस जेड कर्ल टी बाय कर्ल जेड, ये इक्वेशन आपकी आ गई है सॉल्व होके। अब इसके बाद देखिए ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर हमारा बिल्कुल सिमिलर है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस टू जेड कर्ल टी बाय कर्ल जेड, क्योंकि ये हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये टू टाइम है तो हमारे यहाँ पर ट्वाइस हो जाएगा, प्लस इस वाले फैक्टर में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्या करेंगे हम, अगर इस फैक्टर में मैं 1 ऐड कर दूं और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल जेड स्क्वायर, हमने ये किया चेंज इसमें। अब यहां से अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन लेकर लिखूं प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल जेड स्क्वायर, और ये साथ में ये फैक्टर तो एज इट इज रहेगा, 2z कर्ल टी बाय कर्ल जेड विद पॉजिटिव साइन, इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने कन्वर्ट किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल जेड स्क्वायर, तो आपकी इक्वेशन क्या बचेगी, माइनस 2z कर्ल टी बाय कर्ल जेड, इसको बाद में लिखेंगे फैक्टर को, पहले हम ये वाला प्लस वाला साइन वाला पहले लिख लेते हैं, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल जेड स्क्वायर माइनस 2z कर्ल टी बाय कर्ल थीटा, आपके पास ये फैक्टर बचा है अब सिर्फ, और कोस थीटा किसके इक्वल था हमारा, वही जेड के इक्वल था, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ जेड स्क्वायर, तो हमारे पास सारी इक्वेशन टी या जेड के फॉर्म में ही आ चुकी है, और वो इक्वेशन हमारी क्या बचेगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस जेड, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल जेड स्क्वायर माइनस 2z कर्ल टी बाय कर्ल थीटा, आपकी इक्वेशन सॉल्व होके आ गई है ये। अब आपने कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं की है, ये आपने एक पार्ट सॉल्व किया है किसी इक्वेशन का, और वो इक्वेशन क्या थी आपकी, वो इक्वेशन थी साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा कर्ल बाय कर्ल थीटा साइन थीटा कर्ल टी बाय कर्ल थीटा, ये वाला पार्ट आपने जस्ट सॉल्व किया था, उसके बाद भी हमारी इक्वेशन थी, और वो इक्वेशन क्या थी, प्लस बीटा थीटा और माइनस एम स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा,
वहां पर ये इक्वेशन इक्वल टू के साइन के साथ लिखी हुई थी। अगर मैं इक्वल टू के साइन के इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आती हूँ इक्वेशन को, तो ये नेगेटिव साइन के साथ बचेगी, माइनस साइन और इज इक्वल टू 0। तो आपकी ये इक्वेशन थी। इस इक्वेशन में से आपने ये वाला पार्ट जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब आपके पास प्लस बीटा थीटा माइनस एम स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इसमें ऐड करना बाकी है। हाँ, थीटा को आपने चेंज कर लिया था टी से, तो यहाँ पर बीटा टी आ जाएगा और यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो यहाँ से अब इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व करना है। उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, ये तो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट, उसके अलावा हमें ये वाली टर्म ऐड करनी है ना, वो हम जस्ट ऐड कर देते हैं। यहां आ जाएगा आपका प्लस बीटा टी माइनस एम स्क्वायर टी बाय साइन स्क्वायर थीटा। और जैसे अभी आपने लास्ट स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट किया था इज इक्वल टू 0, जैसे आपने अभी लास्ट स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा को चेंज किया था, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा में 1 ऐड कर दो और हमारा 1 सब्ट्रैक्ट अगर कर देते हैं तो हमारी इक्वेशंस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 1 ऐड कर रहे हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम फिर 1 में से -1 कॉमन लेकर -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरा स्टेप्स अगर हर एक स्टेप के बाद करके दिखाएंगे, ये पूरा हमें दोबारा से लिखना पड़ेगा, सिर्फ मैं आपको यही चेंज करके दिखा रही हूँ इसकी जगह। तो 1 माइनस इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर आपका कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ सकता है, जेड स्क्वायर, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर। इसका मतलब मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह, ये हमने साइन स्क्वायर थीटा में चेंज किया ना, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 माइनस जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वो हम चेंज करेंगे, यहां पर ही चेंज कर देती हूँ, देखो 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब पूरी इक्वेशन देखो, जेड और टी सिर्फ यही बचा हुआ है, इसके अलावा कोई और टर्म नहीं बची हुई है आपके पास। तो इसमें से भी आप टी कॉमन लेके क्या लिख सकते हो इस इक्वेशन को, 1 माइनस जेड स्क्वायर कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल जेड स्क्वायर माइनस 2z कर्ल टी बाय कर्ल थीटा कैसे लिख दिया, टी बाय जेड था, यहाँ पर लास्ट इक्वेशन में भी जेड ही था, यहाँ पर बाय मिस्टेक लिखा गया है कर्ल टी बाय कर्ल जेड प्लस बीटा टी बीटा माइनस एम स्क्वायर बाय 1 माइनस जेड स्क्वायर। ये कॉमन आ जाए, इसमें से हमारा टी जो है वो कॉमन आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हमारे पास बच चुकी है। इस इक्वेशन का हम एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखेंगे। ये जो इक्वेशन हमारी बची है ये एक स्टैंडर्ड मैथमेटिकल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड मैथमेटिकल इक्वेशन है। स्टैंडर्ड मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई है ये हमारी, जो कि एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल की हेल्प से सॉल्व की जाती है। एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल, और वो क्या होता है आपका लेजेंडरी पॉलिनोमियल, पी एल मोड एम कोस थीटा, ये होता है आपका लेजेंडरी पॉलिनोमियल पी एल मोड एम कोस थीटा। एल यहाँ पर क्या है आपका, ये भी आपका एक एंगुलर क्वांटम नंबर है, एम क्या है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एल आपका क्या है, यहाँ पर एल है आपका मैग्नेटिक, सॉरी ये एंगुलर क्वांटम नंबर, और एम क्या है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब आप कहोगे मैम इक्वेशन में हमारे पास एल तो है ही नहीं, एल कहाँ से आया, तो एल जो है आपका ये जो बीटा कांस्टेंट आपने अज्यूम किया है, जब हमने स्टार्टिंग में बीटा कांस्टेंट एंगुलर पार्ट को रेडियल पार्ट को सेपरेट करने के लिए एक बीटा कांस्टेंट अज्यूम किया था, वो हमारा इक्वल होगा एल इंटू एल प्लस 1 के, जो कि हमारा एल रिप्रेजेंट करता है एंगुलर क्वांटम नंबर को। एल क्या है यहाँ पर, एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, तो ये हमारा एंगुलर क्वांटम नंबर होगा। इसका मतलब इस इक्वेशन के बाद के सॉल्यूशन को ध्यान से सुनिए, ये हमारी एक स्टैंडर्ड मैथमेटिकल इक्वेशन बन चुकी है। इस स्टैंडर्ड मैथमेटिकल इक्वेशन का अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो वो एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल की फॉर्म में हमारा सॉल्यूशन आता है। और एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल होता क्या है आपका, पी
एल मोड एम कोस थीटा, इसको ऊपर ढंग से लिख के दिखा देते हैं। किस फॉर्म में होता है ये? पी एल मोड एम कोस थीटा। अब कोस थीटा हमारा यहाँ पर जो जेड है वो हर जगह पर हमारा कोस थीटा एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमारे, अगर इस इक्वेशन की सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं कि हमें क्या नया फंक्शन मिलने वाला है, तो वो हमारा थीटा थीटा टाइप का जो फंक्शन मिलेगा, थीटा फंक्शन के थीटा वेरिएबल वाला फंक्शन जो हमें मिलेगा वो आपका होगा थीटा ऑफ एल एम टाइप का इनटू आपका एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल पी एल मोड एम कोस थीटा, इस टाइप का फंक्शन मिलेगा। ये हमारा फंक्शन होगा। अगर हम थीटा एल एम की बात करें तो यहां पर ये एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ही है, यहां लिख देते हैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। थीटा क्या है आपका? नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। अब ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैसे हम सॉल्व करेंगे? ये नॉर्मलाइजेशन इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन सभी ने नोट कर ली है अच्छे से। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के लिए हमें सॉल्यूशन हमने देख लिया है कि वो एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल की फॉर्म में आएगा। एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन जो आने वाली है या सॉल्व होकर जो फंक्शन हमें मिलने वाला है वो इस फॉर्म में मिलेगा। अब यहाँ पर हमारा जैसे आपका साई वाले टाइम पे ए ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा एम फाई आया था ना, और ए को आपने क्या कहा था? नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। उसी टाइप का ये यहाँ पर क्या है आपका एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, और इस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को हम नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो वो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन जब आप अप्लाई करते हो, आपको पूरा अप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल को भी पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखेंगे हम। ये जो एसोसिएटेड नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी सॉल्व करके 12 + 1/2 L माइनस मोड m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय L प्लस मोड m फैक्टोरियल, रहेगी 1/2। ये आपका हो गया थीटा एल एम। अब यहाँ पर ये एल एम जो है आपने सफिक्स में क्यों लगाया है? ये हमारा एल जो है, मतलब ये बता रहा है जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो आपका है, ये आपका एंगुलर क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दोनों का ही फंक्शन है। तो यहाँ से अगर मैं ओवरऑल थीटा फंक्शन की बात करूँ तो वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? थीटा थीटा इज इक्वल टू 12 + 1/2 L माइनस m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय L प्लस m फैक्टोरियल, मोड m का मतलब फैक्टोरियल की पावर 1/2, साथ में आपका एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल, ये हमारा कंप्लीट फंक्शन करता है कोस थीटा। अब ये कोस थीटा कहां से आया? आपकी इक्वेशन में z था ऑलरेडी। L कहां से आया? क्योंकि बीटा कांस्टेंट की वैल्यू को आप लेके चल रहे थे, और वो बीटा हमारा इन्वॉल्व करता है L × L+1 विच इज एंगुलर क्वांटम नंबर, और यहाँ पर m आपका ऑलरेडी था जो कि आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था। देखो हमने दो ही कांस्टेंट माने थे ना इस इक्वेशन में, एक बीटा एक m²। इसका मतलब जो हमने बीटा वैल्यू अज्यूम की उसके अंदर हमारा एंगुलर क्वांटम नंबर इन्वॉल्व था, और जो हमने m वैल्यू अज्यूम की उस m तो ऑलरेडी एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला था। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको अपने अंदर कंज्यूम करने वाला था। तो यहाँ पर आपने जो भी दो कांस्टेंट यूज किए थे इक्वेशन में, आपने उन दोनों की वैल्यूज भी बता दी है कि बीटा वैल्यू हमारी L × L+1 के इक्वल होगी, और जो आपने m² अज्यूम किया था वो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के इक्वल था। तो यहाँ से आपकी थीटा वैल्यू भी, जो थीटा के लिए फंक्शन है, वो भी आ गया है सॉल्व होके, और फाई वैल्यू को भी आपने सॉल्व कर लिया था। फाई का क्या रिजल्ट आया था आपका? 1/√2π e⁻⁴ m फाई, क्या वैल्यू आई थी आपकी? फाई इज इक्वल टू 1/√2π e⁻⁻⁴
आयोटा m5, ये आ गई है इक्वेशन। ये हमारी फाई के लिए, ये हमारा थीटा वैल्यू। तो यहाँ से आपने एंगुलर कोऑर्डिनेट्स को, जो आपके एंगुलर जो कोऑर्डिनेट्स थे उनको आपने सॉर्ट आउट कर लिया है, उनके लिए फंक्शन की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है। अब रह गया आपका रेडियल पार्ट। हालांकि आपका लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है, बट स्टिल आपकी ये तीनों के तीनों वैल्यूज आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। ये देख लो, इसका जो रिजल्ट आपने बिल्कुल एक ही स्टेप में कर दिया था। इसके बाद इसका भी जो भी स्टेप है, मतलब जितने भी स्टेप्स आपने इसमें यूज करे हैं वो सारे के सारे ही सिंपल स्टेप्स थे। बस आप उनको नोट डाउन कर लेना अच्छे से, और नोट डाउन करके 1 बाय 1 प्रैक्टिस करना उनकी। और प्रैक्टिस के बाद जस्ट कुछ भी नहीं है इस रिलेशन में। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं रेडियल पार्ट। रेडियल पार्ट के लिए जो आपने इक्वेशन 1 अज्यूम की थी वो आपका इक्वेशन सॉल्व करनी है अब आपको। और रेडियल इक्वेशन आपकी क्या रह गई थी? आर की फॉर्म में जो भी आपकी इक्वेशन थी वो आपकी थी रेडियल इक्वेशन। तो रेडियल के लिए आप अपना सॉल्यूशन रिजल्ट देखिए। रेडियल इक्वेशन आप क्या बची है? 1 बाय आर कर्ल बाय कर्ल आर, उसके बाद आर स्क्वायर कर्ल आर बाय कर्ल आर प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू बाय एच स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, और साथ में आपका क्या था? ई प्लस जेड ई स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू बीटा। अब इस इक्वेशन को हमें जस्ट सॉल्व करना है, और हमारे यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी, मतलब आर फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। थीटा और फाई को हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, उसको हमें फाई साइन में पुट करना है और हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए अब इसको हमें सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के लिए एक स्टेप करना पड़ेगा। क्या है? जो ये आपका 8 पाई स्क्वायर जो है, इस 8 पाई स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 4 पाई स्क्वायर। ये जो 4 पाई स्क्वायर फैक्टर है इसको मैं मर्ज करूंगी बीटा के अंदर। बीटा के अंदर हम क्यों मर्ज कर रहे हैं? क्योंकि जब हम आगे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पूरा स्टेप्स जो भी करने हैं हमें वो स्टेप्स करेंगे, उस टाइम पे हमारा ये 4 पाई स्क्वायर फैक्टर जो है उसकी वजह से इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाती। तो उसके लिए हम पहले से ही स्टार्टिंग में ही इस 4 पाई स्क्वायर को इसमें मर्ज कर देंगे, और जैसे ही हम मर्ज करेंगे यहाँ पर सिर्फ आपका क्या बचेगा? 2 बचेगा। अब उसके बाद अब आपको क्या करना है? यहां पर इस इक्वेशन को r से तो मल्टीप्लाई कर दो, r से मल्टीप्लाई, और r स्क्वायर से डिवाइड कर दो। r स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वेशन क्या बचेगी? कर्ल बाय कर्ल r स्क्वायर कर्ल r बाय कर्ल r प्लस 2 म्यू आर स्क्वायर से तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर आपका कैपिटल आर आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल आर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आर स्क्वायर से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर ई प्लस जेड ई स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू बीटा आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसी फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, तो ये हमारा दोनों के साथ आएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है? बाय पार्ट्स इसका डिफरेंशिएशन करना है, इस वाले फैक्टर का डिफरेंशिएशन करना है बाय पार्ट्स से। एक सेकेंड, 1 बाय आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर साथ में आपका आर स्क्वायर भी रहेगा। 1 बाय आर स्क्वायर, 1 बाय आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ तो था ही नहीं ना आर स्क्वायर, तो ये 1 बाय आर स्क्वायर इस टर्म के साथ रहेगा, डिवीजन में चला गया था। तो यहाँ आप इस फैक्टर का आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स करना है। तो डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स के लिए हम इस टर्म को, जैसे हमने लास्ट उसमें किया था ना, अभी हम वो कर रहे थे थीटा को सॉल्व, तो थीटा के टाइम पे भी हमने एक पार्ट उठा लिया था, उसको पहले सॉल्व कर लिया था। इसी तरह से हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिर्फ इतने वाले फैक्टर को। तो 1 बाय आर स्क्वायर, सिर्फ ये वाला टर्म सॉल्व कर रही हूँ, तो 1 बाय आर स्क्वायर कर्ल बाय कर्ल आर ऑफ आर स्क्वायर कर्ल आर बाय कर्ल आर भी वेरिएबल है, यहाँ पर ये वाला फैक्टर भी वेरिएबल है, तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का। क्या होगा हमारा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 बाय आर स्क्वायर, तो हमारा बाहर है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आर स्क्वायर एज इट इज। सेकेंड का डिफरेंशिएशन कर्ल स्क्वायर आर बाय कर्ल आर स्क्वायर, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज कर्ल आर बाय कर्ल आर एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ
आर स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2r, और ये हमारी इक्वेशन आई है। अब इसके बाद आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर से यहाँ पर आर जो है ये आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और डिवीजन में 1/r बचेगा। तो यहाँ पर ही लिख रही हूँ ये इक्वेशन, ये क्या आ जाएगी 2/r कर्ल r बाय कर्ल r, और यहाँ सिर्फ क्या बचेगा 1, क्योंकि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया है। तो सॉल्व होके हमारा क्या आया कर्ल स्क्वायर r बाय कर्ल r स्क्वायर प्लस 2/r कर्ल r बाय कर्ल r। इस फैक्टर की जगह ये वैल्यू आई है, तो अब ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं इस फैक्टर पे। कर्ल स्क्वायर r बाय कर्ल r स्क्वायर प्लस 2/r कर्ल r बाय कर्ल r। आपके पास ये इक्वेशन आ गई है, कर्ल स्क्वायर r बाय कर्ल r स्क्वायर प्लस 2/r कर्ल r बाय कर्ल r प्लस 2 म्यू r h स्क्वायर इंटू e प्लस जेड ई स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू बीटा r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए इस वाले फैक्टर को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एक बार e से मल्टीप्लाई होगा, एक बार हमारा जेड ई स्क्वायर बाय r से मल्टीप्लाई होगा। तो आपकी क्या इक्वेशन आएगी कर्ल स्क्वायर r बाय कर्ल r स्क्वायर प्लस 2/r कर्ल r बाय कर्ल r प्लस 2 म्यू r बाय h स्क्वायर इंटू e प्लस 2 म्यू r जेड ई स्क्वायर बाय h स्क्वायर इंटू r इज इक्वल टू बीटा r बाय r स्क्वायर। आपकी ये अब इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हमें कुछ कॉन्स्टेंट्स लेने पड़ेंगे, और वो कॉन्स्टेंट आपके क्या होंगे देखिए, यहाँ पर जो ये फैक्टर्स हैं इसमें 2 ये r e इंटू आर लिख रही हूँ, e इंटू आर किस लिए लिखा देखो, यहाँ पर जो ये फैक्टर है 2 म्यू e डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, ये सभी कांस्टेंट है। म्यू आपका क्या था रिड्यूस मास, e क्या है आपकी एनर्जी, h स्क्वायर आपका क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, r सिर्फ वेरिएबल है यहाँ पर। तो ये जो हमारे फैक्टर्स हैं इनको हम अज्यूम कर रहे हैं अल्फा स्क्वायर, मतलब इसको हम एक कांस्टेंट मान रहे हैं अल्फा स्क्वायर। ध्यान से सुनना, 2 म्यू e h स्क्वायर को हमने अल्फा स्क्वायर कहा, यहाँ पे म्यू r जेड ई स्क्वायर बाय h स्क्वायर को हमने लैम्डा अल्फा बोलना है। लैम्डा अल्फा हमने दो कांस्टेंट अज्यूम किए हैं, लैम्डा अल्फा और एक अल्फा स्क्वायर। देखो किस किस वैल्यू को हमने नाम दिए हैं, कि देखो एक हमने अल्फा स्क्वायर अज्यूम किया, अल्फा स्क्वायर हमने यहाँ साइड में लिख देते हैं। अल्फा स्क्वायर हमने एक कांस्टेंट अज्यूम किया है विच इज 2 म्यू e बाय h स्क्वायर, 2 म्यू e बाय h स्क्वायर, एक लैम्डा अल्फा नेगेटिव साइन के साथ भाई इज इक्वल टू माइनस 2 म्यू e बाय h स्क्वायर को, यहाँ पर नेगेटिव साइन अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ आपका आ जाएगा नेगेटिव साइन, तो इस माइनस 2 म्यू e बाय h स्क्वायर को हमने क्या कहा अल्फा स्क्वायर कांस्टेंट अज्यूम किया, एक लैम्डा अल्फा कांस्टेंट अज्यूम किया है वो भी नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव साइन विद म्यू आर, सॉरी आर तो वेरिएबल है आपका ना, यहाँ इसको आर को हम सेपरेटली लिख देते हैं, म्यू माइनस ऑफ म्यू जेड ई स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, इसको हमने क्या कहा लैम्डा अल्फा। देखो इस वाले फैक्टर की जगह हमने क्या लिख दिया है लैम्डा अल्फा। जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, ई स्क्वायर भी इसी में इन्वॉल्व है, ये देखिए। अब इसमें हम जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, कर्ल स्क्वायर आर बाय कर्ल आर स्क्वायर प्लस 2/r कर्ल r बाय कर्ल r। ये टॉपिक भाई आपका बहुत प्रैक्टिस मांगता है, लेंथी टॉपिक है, आपको स्टेप्स ही याद नहीं रहेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स करने हैं, तो इसलिए इसकी
प्रैक्टिस अच्छे से करना, कहाँ पर हमने किस कांस्टेंट को अज्यूम किया है, क्या कांस्टेंट वैल्यू, किस वाली वैल्यू को हमने कौन सा कांस्टेंट का नाम दिया है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, तभी आप रिजल्ट तक पहुंच सकते हो, अदरवाइज ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको। इसके लिए देखो अब आगे नेगेटिव साइन, इसको तो हमने क्या कहा है, अल्फा स्क्वायर, तो आर अल्फा स्क्वायर, ये टर्म आ गई, प्लस नहीं माइनस, इसमें भी हमने नेगेटिव साइन कॉमन लिया हुआ है, 2r लैम्डा अल्फा आर बाय आर स्क्वायर। ये साइन, ये वाला टर्म जो है हम अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है तो ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ बीटा आर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये टर्म आ गई है आपके पास। इसमें से आप r बाय आर स्क्वायर को अगर कॉमन लेना चाहो तो वो कॉमन ले सकते हो। इसके बाद देखिए हम एक नया फंक्शन अज्यूम करेंगे, उससे पहले ये चीज देखो भाई, अल्फा स्क्वायर जो हमने अज्यूम किया था 2 म्यू ई बाय एच स्क्वायर, जो हमने अल्फा स्क्वायर अज्यूम किया था, इसमें जो एनर्जी है, एनर्जी जो है वो हमेशा क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखी गई है कि वो लेस देन 0 ही होगी। लेस देन 0 वो किस लिए होगी, अगर मेरी ई लेस देन 0 है, या फिर यूं कहें कि वो नेगेटिव वैल्यू रख रहा है, नेगेटिव वैल्यू अगर एनर्जी रखती है तो उस टाइम पे मेरे जो हाइड्रोजन एटम है उसकी शेप इलिप्टिकल देखी जाती है। क्या कहा मैंने, एनर्जी मेरी लेस देन 0 रहेगी। एनर्जी अगर लेस देन 0 होती है तो इसका मतलब लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या, नेगेटिव वैल्यू रख रही है। और अगर नेगेटिव वैल्यू रखती है तो जो मेरा हाइड्रोजन एटम है, जो इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है, वो इलिप्टिकल एनर्जी की मतलब इलिप्टिकल शेप में यहाँ पर ये रिवॉल्व करेगा। और अगर ये इलिप्टिकल शेप में रिवॉल्व कर रहा है, दैट मीन्स न्यूक्लियस के पास घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, अगर मेरी एनर्जी नेगेटिव है। और अगर मेरी एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव है, E is greater than 0, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू अगर रखता है E, तो उस टाइम पे मेरे जो हाइड्रोजन एटम है उसकी शेप जो है वो हाइपरबॉलिक शेप में देखी गई, हाइपरबॉलिक शेप में देखी गई। हाइपरबॉलिक शेप का मतलब क्या है, जो हमारा ये न्यूक्लियस है वो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर देखा गया, बट ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जब वो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे हमारा नेगेटिव चार्ज है, इनकी स्टेबिलिटी के चांसेस कम है। अगर इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगी तभी हमारी एनर्जी कम होगी, और एनर्जी हमारी अगर कम है दैट मीन्स अट्रैक्शन है, तभी वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास मिलते हैं, इसका मतलब वो इलिप्टिकल शेप में मिलते हैं, इलिप्टिकल शेप में होने के चांसेस ज्यादा है हमारे उसके इलेक्ट्रॉन के और एटम के। तो उसी वजह से हमारी एनर्जी जो है हमेशा नेगेटिव वैल्यू रखेगी, ये चीज आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद अब आगे हम इक्वेशन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के लिए अब आपको क्या करना है, देखिए आप एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानो। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल अज्यूम कर रहे हैं, विच इज रो। रो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब किसी वेरिएबल पर डिपेंड होने वाला, मतलब चेंज होने वाला, वैल्यू के चेंज होने से। तो वो मैंने जो रो फंक्शन माना है वो अज्यूम किया हमने 2 अल्फा इंटू आर। 2 अल्फा आर हमने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल अज्यूम किया, और जो कि मेरा जो रो फंक्शन हमने अज्यूम किया है वो मेरा डिपेंड करता है किस पर, आर पर ही डिपेंड करता है। तो अगर मैं यहाँ से आर की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, रो बाय 2 अल्फा के। और अगर इन केस में यहाँ से डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करती हूँ किसका, रो का विद रिस्पेक्ट टू आर, तो कर्ल रो बाय कर्ल आर। कुछ भी ऐसा नहीं कराया जाएगा कि जो आपको यूज नहीं होगा, ये टर्म भी आपकी यूज होने वाली है। आपने एक नया फंक्शन माना है, एक नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना है जो कि आपका 2 अल्फा आर है, और आर जो है आपका एक वेरिएबल है तो ये अगर चेंज होगा, ये अगर टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है वैल्यूज के चेंज होने पे, तो ये भी तो हमारा वेरिएबल ही हुआ ना। तो इसका अगर हम इसका मतलब मेरा रो फंक्शन है किसका, आर का फंक्शन है, और जब हम
के विद रिस्पेक्ट टू में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 2 अल्फा कर्ल रो बाय कर्ल आर, सॉरी ये सिर्फ 2 अल्फा के इक्वल ही आएगा। तो यहाँ से हमारी कर्ल आर बाय कर्ल आर की वैल्यू आई है 2 अल्फा, आर की वैल्यू हमारी क्या है, आर इज इक्वल टू अल्फा बाय रो, और यहाँ से ये चीज भी ध्यान रखना कि रो की वैल्यू क्या है मेरी 2 अल्फा आर, जो कि हमने एज्यूम की है, कोई एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने एज्यूम किया है विच इज 2 अल्फा आर। आर वहां से कैलकुलेट किया तो रो बाय 2 अल्फा, और कर्ल रो बाय कर्ल आर अगर हमने कैलकुलेट किया तो वो हमारा 2 अल्फा के इक्वल आया। अब ये वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट करनी है, किस तरह से पुट करेंगे, पहले हमें यहाँ से कर्ल आर बाय कर्ल आर की वैल्यू चाहिए, और कर्ल स्क्वायर आर बाय कर्ल आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, और कर्ल आर बाय कर्ल आर की वैल्यू चाहिए। तो अगर मुझे कर्ल आर बाय कर्ल आर कैलकुलेट करना है, मतलब आर को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो अगर मैं इसको लिख दूं कर्ल आर बाय कर्ल रो इंटू कर्ल रो बाय कर्ल आर, ये वही सेम स्टेप ही तो है जो हमने कहा था अभी उसमें थीटा वाले स्टेप में कि वहां पर हमने कर्ल जेड से मल्टीप्लाई कर्ल जेड से डिवाइड किया था, यहाँ पर भी सेम ही चीज कर रहे हैं, कर्ल रो से मल्टीप्लाई कर्ल रो से डिवाइड अगर हम करते हैं तो कर्ल आर बाय कर्ल रो एज इट इज, पर इसकी हमें वैल्यू पता है, क्या वैल्यू पता है हमें, 2 अल्फा, तो यहाँ से ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 अल्फा कर्ल आर बाय कर्ल रो, ये इसके इक्वल आ गया। उसके बाद अगर मैं कर्ल स्क्वायर आर बाय कर्ल आर स्क्वायर कैलकुलेट करूं तो ये मेरा इक्वल होगा कर्ल बाय कर्ल आर ऑफ कर्ल आर बाय कर्ल आर, क्योंकि इसी का तो डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम आर के रिस्पेक्ट में, इसका हम ये वाली टर्म का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम आर के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर कर्ल आर बाय कर्ल आर की वैल्यू हमारे पास है ये रही, तो इसकी वैल्यू हम एज इट इज पुट करेंगे तो कर्ल बाय कर्ल आर, इसकी वैल्यू आई हमारी 2 अल्फा कर्ल आर बाय कर्ल रो, ये वैल्यू आई। इसके बाद यहाँ से जो डिफरेंशिएशन वाले टर्म है इनको अगर हम एक्सचेंज कर दें, डिफरेंशिएशन एक्सचेंज कर दें, कर्ल रो को मैं बाहर ले आऊं, पहले आर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट अगर मैं कर दूं तो यहाँ पर ये इक्वेशन क्या आएगी, कर्ल बाय कर्ल रो, जस्ट एक्सचेंज कर रहे हैं, कर्ल रो पहले लेके आ रहे हैं और कर्ल आर के रिस्पेक्ट में मतलब पहले डिफरेंशिएट करेंगे, रो के रिस्पेक्ट में हम बाद में, तो कर्ल बाय कर्ल रो 2 अल्फा कर्ल आर बाय कर्ल आर, ये किया हमने। इसकी वैल्यू हमें फिर से पता है, क्या वैल्यू है, 2 अल्फा कर्ल आर बाय कर्ल रो, तो ये आ गया आपका इक्वल कर्ल बाय कर्ल रो, इसके बाद 2 अल्फा एज इट इज, और इसकी वैल्यू क्या है 2 अल्फा, पहले यू करो 2 अल्फा को हम पहले लिख लेते हैं जो कांस्टेंट है, क्योंकि ये तो हमारे इसका डिफरेंशिएशन का पार्ट है नहीं, हम पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल रहे हैं, फिर कर्ल बाय कर्ल रो, और फिर उसके बाद इसकी वैल्यू पुट करो, ये इसकी वैल्यू क्या है 2 अल्फा कर्ल आर बाय कर्ल रो। अब ये वाली टर्म ये फिर से हमारी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगी, और बाहर आने पे क्या बनाएगी, मल्टीप्लाई होके 4 अल्फा स्क्वायर। अब ये वाले फैक्टर को जब हम अंदर डिफरेंशिएशन वाले फैक्टर को हम अंदर लेके जाएंगे तो ये इसका डबल डिफरेंशिएशन कर देगा, और डबल डिफरेंशिएशन करके क्या बनाएगा, कर्ल स्क्वायर आर बाय कर्ल रो स्क्वायर। हमारी वैल्यू आई कर्ल स्क्वायर आर बाय कर्ल आर स्क्वायर की 4 अल्फा स्क्वायर कर्ल स्क्वायर आर बाय कर्ल आर स्क्वायर। हमने जस्ट क्या किया, हमने पहले ये वाला फैक्टर उठाया कि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, बट साथ ही हमने अभी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल अज्यूम किया था जो क्या था, रो इज इक्वल टू 2 अल्फा आर, जो कि आर का ही फंक्शन था। यहाँ पर भी हम आर के विद रिस्पेक्ट टू में डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने क्या किया, पहले इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर लिया आर के रिस्पेक्ट में, जो आया हमारा 2 अल्फा के इक्वल। तो हमने ये वाले फैक्टर को उठाया, ये वाले फैक्टर को, कि इसकी वैल्यू हम किसी तरह से कैलकुलेट कर ले, तो उसमें हमने कर्ल रो से मल्टीप्लाई कर्ल रो से डिवाइड किया, और यहाँ पर इस फैक्टर को जैसे ही हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इस वाले फैक्टर की वैल्यू हमें यहाँ से पता थी, तो वो वैल्यू थी हमारी 2 अल्फा, हमने वो वैल्यू पुट की और ये आ गया साथ में कर्ल आर बाय कर्ल रो। अब इसके बाद जब हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं आर के
रिस्पेक्ट में, तो वो आपकी क्या आएगी, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फिर से करना है तो कर्ल आर बाय कर्ल आर, जिसकी वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की थी, विच इज 2 अल्फा कर्ल आर बाय कर्ल रो। फिर इसके बाद हमने क्या किया, जस्ट ये वेरिएबल जो भी है इनको एक्सचेंज कर दिया, जिनके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है उनको एक्सचेंज कर दिया। एक्सचेंज करने के बाद यहाँ पर ये कर्ल आर अंदर चला गया, कर्ल रो हमारा बाहर आ गया। फिर इसके बाद हमें फिर से इसकी वैल्यू पता थी तो हमने वो वैल्यू पुट किया और रीअरेंज किया, और 4 अल्फा स्क्वायर कर्ल स्क्वायर आर बाय कर्ल रो स्क्वायर, हमारे पास ये वैल्यूज आ गई है। एक ये वाली वैल्यू आई है कर्ल आर बाय कर्ल रो की, सॉरी आर की, एक ये वैल्यू आई है हमारी डबल डिफरेंशिएशन की। अब ये डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू यहाँ पर और सिंगल डिफरेंशिएशन की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू है ये, तो इसको हम पुट करेंगे यहाँ पर 4 अल्फा स्क्वायर कर्ल स्क्वायर आर बाय कर्ल रो स्क्वायर, ये वैल्यू पुट हुई। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, ये कर्ल आर बाय कर्ल रो की वैल्यू है ये पुट करेंगे, प्लस 2 बाय आर की वैल्यू भी हम साथ साथ पुट कर देते हैं। आर की वैल्यू क्या थी, रो बाय 2 अल्फा, तो इसका मतलब रो इंटू 2 अल्फा, यहां से हम लिख सकते हैं 4 अल्फा, 2 बाय आर था ना, तो यहां से हमने रो बाय 2 अल्फा पुट किया, तो रो इंटू 4 अल्फा, और ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे इंटू 2 अल्फा, इसका मतलब ये क्या बन गया 8 अल्फा स्क्वायर। अब इसके साथ कर्ल आर बाय कर्ल रो। अब नेक्स्ट देखिए, माइनस आर अल्फा स्क्वायर माइनस आर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा अल्फा आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो स्क्वायर बाय 2 अल्फा स्क्वायर। यहां तो ये डिवीजन में रो स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ये डिवीजन में ही है ऑलरेडी। ऊपर जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ 4 अल्फा स्क्वायर, ऊपर जाएगा हमारा 4 अल्फा स्क्वायर, ये फिर से क्या बना देगा, अल्फा इसके पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा 4 अल्फा स्क्वायर, ये वाला फैक्टर जा रहा है, साथ के साथ उसके पास एक और अल्फा है 8 अल्फा क्यूब लैम्डा आर, ये फैक्टर बचा। अब इसके बाद माइनस बीटा आर, यहां पर फिर से क्या है आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर की जब वैल्यू पुट करोगे तो 4 अल्फा स्क्वायर साथ में और डिवाइडेड बाय रो स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये देख लो अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर क्यों भी है, यहाँ तो अल्फा स्क्वायर, ये फैक्टर्स हमारे हर एक इस इक्वेशन के हर एक पार्ट में है, यहाँ पर भी 4 अल्फा स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को ओवरऑल 4 अल्फा स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। क्या किया हमने 4 अल्फा स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दिया। 4 अल्फा स्क्वायर से जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगा कर्ल स्क्वायर आर बाय कर्ल रो स्क्वायर। आई नो आप लोग बहुत बोर हो चुके होंगे अब तक, बट फिर भी क्या करें, लेंथी इतना है टॉपिक कि अब बस आपका लास्ट पर ही चल रहा है, सॉल्व होने वाला है। प्लस 8 अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा, 2 बाय रो कर्ल आर बाय कर्ल अल्फा, सॉरी रो, माइनस 4 अल्फा स्क्वायर से करोगे तो आर बाय 4 बचा, माइनस 8 अल्फा स्क्वायर से, सॉरी 4 अल्फा स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ऊपर 2 अल्फा लैम्डा आर, अरे लैम्डा, हाँ जी ठीक है बाय रो स्क्वायर माइनस बीटा 4 अल्फा स्क्वायर, यहां पर भी 4 अल्फा स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस बीटा बाय रो स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू 0। बस आप ये सोचो एंडिंग पर हो। इसके बाद देखो ये इक्वेशन आ चुकी है, इस इक्वेशन में अगर मैं जो लैम्डा सॉरी रो जो मैंने अज्यूम किया था उसको इन्फिनिटी टेंड करा दूं, इनफाइनाइट तक ले जाऊं, तो उस टाइम पे इनफाइनाइट टेंड कराते ही जहां जहां पर भी डिनोमिनेटर में हमारे पास रो है वो वाले फैक्टर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, क्योंकि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या बनाती है 0। तो जैसे ही हम इन्फिनिटी टेंड कराते हैं, क्योंकि हमारा वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, उसको हमने जैसे ही इन्फिनिटी टेंड कराया, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर तीनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, और हमारे पास सिर्फ
बचेगा और ये बचेगा इक्वल टू 0। तो इक्वेशन देखिए क्या होगी, ये आपके सिलेबस का सबसे लेंथी टॉपिक था, इससे बड़ा टॉपिक कोई भी नहीं है, डरना मत। बस ये हमारा थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहूंगी, है इजी टॉपिक बट लेंथी बहुत है। तो इसी वजह से देखिए इसमें जैसे ही हमने रो को इनफाइनाइट टेंड कराया, इनफाइनाइट टेंड कराते ही हमारे पास इक्वेशन बची कर्ल स्क्वायर आर बाय कर्ल रो स्क्वायर माइनस 1/4 r इज इक्वल टू 0। अब देख लो इतना तामझाम किया और उसके बाद हमारे पास लास्ट में एक छोटी सी इक्वेशन आके मिल गई है। ये हमारी सारे की सारे टर्म 0 हो जाएंगी जैसे ही मैंने रो को इन्फिनिटी टेंड कराया। यहाँ से ये फैक्टर 0, ये फैक्टर 0 और ये फैक्टर 0। अब आपके पास बहुत छोटी सी इक्वेशन आ गई है, इसको हमें सॉल्व करना है और इसको भी हमें मैथमेटिकल वे में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट, अगर हम इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन की हेल्प से सॉल्व करते हैं तो इसका रिजल्ट हमें एक आर टाइप का फंक्शन देगा विच इज RNL। और साथ में हाँ यहाँ पर भी आपने ना एक बीटा फंक्शन यूज किया था, बीटा यहाँ पर भी वही सेम वैल्यू रखता है L इंटू एल प्लस 1, ये चीज ध्यान रखना। और ये मैंने आपको थीटा के टाइम पे भी बता ही दिया था अभी। तो थीटा में भी आपका बीटा का मतलब था, थीटा को जब आप सॉल्व कर रहे थे थीटा फंक्शन को, तो वहां पर भी आपका मीनिंग था L इंटू एल प्लस 1 ही, और L आपका क्या है एंगुलर क्वांटम नंबर। और यहाँ पर भी आपका L जो है वो यही सेम मीनिंग रखता है कि L का मतलब है आपका एंगुलर क्वांटम नंबर, और N यहाँ पर क्या है, N है ये, N यहाँ पर क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका मतलब रेडियल पार्ट आपके दो क्वांटम नंबर को यूज करता है या अपने अंदर लेता है कि N और L कौन कौन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर। इसके बाद आपका साथ में रिजल्ट मिलता है वो क्या होगा जो आपका R वैल्यू है, ये भी आपका एक क्या है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। जैसे आपने फाई सॉल्व किया वहां पर भी नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू आई थी, और आपने जब थीटा सॉल्व किया तब भी आपने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को सॉल्व किया था। सेम प्रोसीजर आपका यहाँ पर भी रहेगा, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को सॉल्व करना है। इसको आप एन से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैपिटल एन से, कि हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है रेडियल पार्ट का। इसके साथ आपका फैक्टर आता है e रेज़ टू पावर प्लस माइनस रो बाय 2। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपकी ये वैल्यू आती है कि भाई n इंटू एल, सॉरी एल को इन्वॉल्व करता हुआ आपका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को और एजिमिथल क्वांटम नंबर कह लो, एंगुलर क्वांटम नंबर को इन्वॉल्व करता हुआ इनटू e रेज़ टू पावर प्लस माइनस रो बाय 2। बट यहाँ पर आप e रेज़ टू पावर प्लस रो बाय 2 वैल्यू को लेकर नहीं चलोगे। क्यों नहीं? ये हमारी वैल्यू वेरीफाइड है यहाँ पर, क्योंकि आप जैसे ही रो को इन्फिनिटी टेंड कराओगे तो ये वाली वैल्यू हमारी e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी ये हमारे फंक्शन को इनफाइनाइट कर देगी, जो कि हमारा पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे वेव फंक्शन, देखो अगर ये वाला फंक्शन हमारा इनफाइनाइट हुआ तो हमारा ओवरऑल फंक्शन जो है, वेव फंक्शन जो है वो कंप्लीट हाइड्रोजन एटम का, वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब हमारी ये वाली वैल्यू वैलिड नहीं है, हमारी सिर्फ रिजल्ट में आएगी माइनस रो बाय 2। तो माइनस रो बाय 2। इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करके ओवरऑल लिखते हैं, और साथ में सॉरी एक फैक्टर और है, L n प्लस L 2L प्लस 1, ये आती है आपकी ओवरऑल सॉल्व करके, और ये आपके रेडियल पार्ट की फंक्शन की वैल्यू, रेडियल पार्ट का जो फंक्शन है उसकी वैल्यू आएगी n इंटू e रेज़ टू पावर माइनस रो बाय 2L n प्लस L 2L प्लस 1। ये आपका कंप्लीट फंक्शन हुआ। अब हमने तीनों को सॉल्व कर लिया है, जो तीनों आपके वेरिएबल्स थे उनको आपने सॉल्व कर लिया है। तीनों वेरिएबल्स कौन कौन से थे? भूल तो नहीं गए हो ना अभी तक? इतना लंबा टॉपिक चल गया है। आपका साइज जो था वो इक्वल था r, थीटा और फाई फंक्शन के, इन तीनों के प्रोडक्ट के। हमने सेपरेटली r को कैलकुलेट किया, थीटा को कैलकुलेट किया और फाई को कैलकुलेट किया। अब हमारा मोटिव जो था साई फंक्शन को कैलकुलेट करना, अब हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, अब कंप्लीट वेव फंक्शन लिख लेते हैं।
which is psi is equal to, एक सेकेंड, psi is equal to r टाइप का फंक्शन इंटू थीटा टाइप का फंक्शन इंटू फाई टाइप का फंक्शन। इन तीनों रिजल्ट्स को अब हमें मल्टीप्लाई करना है और ओवरऑल रिजल्ट लिखना है। पहले r का फंक्शन, इसका रिजल्ट हमारा क्या है, अभी आपने किया, इसका क्या रिजल्ट था, nl e रेज टू पावर माइनस रो बाय 2 और साथ में क्या था l n प्लस l 2l प्लस 1। इसके बाद हमारा थीटा वाला पार्ट क्या था, थीटा में हमारी कौन सी टर्म इन्वॉल्व हुई, इसमें हमने l और m को इन्वॉल्व किया था और उसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट वाला फैक्टर आया था पहले। तो उसमें आपकी क्या वैल्यू आई थी, उसमें आपकी वैल्यूज थी 2l प्लस 1 बाई 2 इंटू l माइनस मोड m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय l प्लस मोड m फैक्टोरियल की पावर 1/2 और साथ में उसके एक और फैक्टर था, वो क्या था आपका लेजेंडरी पॉलिनोमियल pl मोड m कोस थीटा। साथ में फिर अब हम वैल्यू पुट करेंगे फाई फंक्शन की, तो फाई फंक्शन की वैल्यू क्या थी आपकी, तो ये थी आपकी 1/√2 पाई। ये आपका देखो यहां से ध्यान रखना, ये आपका r, ये आपका थीटा, अब फाई वैल्यू लिख रही हूँ सॉरी, e रेज टू पावर माइनस आयोटा m फाई। ये हो गया आपका कंप्लीट फंक्शन, ये आपकी फाई वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वैल्यू आपका थीटा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपका आर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गई आपकी कंप्लीट साई की वैल्यू, जो कि आपको कंप्लीट वेव फंक्शन की वैल्यू को डिफाइन करके देती है। इसकी हेल्प से हम हाइड्रोजन एटम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अब इस रिजल्ट में ना ये देखो आपने कौन कौन से क्वांटम नंबर यूज किए हैं, कौन कौन से क्वांटम नंबर यूज किए, ND, LB और MB। N क्या है यहाँ पर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L आपका क्या है यहाँ पर एंगुलर क्वांटम नंबर और M क्या है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये तीनों ही क्वांटम नंबर एक दूसरे को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। रिस्ट्रिक्ट कैसे करते हैं, N के बिना हम L नहीं कैलकुलेट कर सकते और L के बिना हम M नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो ये हमारे तीनों क्वांटम नंबर एक दूसरे को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। L को रिस्ट्रिक्ट करता है कि वो N के अकॉर्डिंग ही अपनी वैल्यूज रख सकता है। आप क्वांटम नंबर कर भी चुके हो, N के अकॉर्डिंग ही L की वैल्यू आएंगी और L के अकॉर्डिंग ही M की वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ से आपका टॉपिक हुआ कंप्लीट। आज के लिए इतना ही तो नहीं, आज आपने काफी सारा कर लिया है, बट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो इसमें ये आपको ओवरऑल सारी इंफॉर्मेशन देता है हाइड्रोजन एटम के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।